अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप में से कौन कौन है जो मुझसे पहले आपकी क्लास की मेरे से इंटरेक्शन हुई है पहले अब तक? एक दफ़ा कब हुई थी? स्टार्ट में। ठीक है, तो आप जानते तो होंगे कि मेरा नाम सैयद शहाब है और आई मैनेज सुफ़ा एंड BMJ, जो कि हमारा एक ये इदारा है और एक सदर में इदारा है। ठीक है, आज की क्लास में हम करने क्या जा रहे हैं? हम ई कॉमर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स होता क्या है, ऑनलाइन बेचना आसान ज़बान में कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको इस तरह दे दूं। ठीक है, आप लोग अब तक कैनवा सीख चुके हैं, ठीक है, MS वर्ड सीख चुके हैं, ऐसे ही है, पावर पॉइंट भी सीख चुके हैं, मैथमेटिक्स एक बेसिक लेवल की सीख चुके हैं जिसके अंदर आपको काउंटिंग्स के कॉन्सेप्ट से लेकर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हो गए। इसी तरह आपको डेटा ग्राफ किस तरह रीड करते हैं, कोरिलेशन डेटा के और जो डिफरेंट है कि हिस्टोग्राम क्या होता है और बाकी चीज़ें ब्ला ब्ला क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। ठीक है, फिर एक्सेल अच्छे से पढ़ चुके हैं, डीपर लेवल। अभी आपकी मैनेजमेंट की क्लासेस भी, डेटा मैनेजमेंट की क्लासेस और डीपर लेवल पर भी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के कॉन्सेप्ट, एसेट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, ये आपको पता है। बाकी चीज़ें जो अकाउंटिंग और उससे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये चीज़ें आप लोग मेरा ख्याल है कि पढ़ चुके होंगे, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को रिलेट करने की बारी आई है। ठीक है, यानी कि आप एक बिजनेस का जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट पिराए होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब है कि ये किस तरह आपको जॉब हासिल करने में फ़ायदा दे सकता है, किस तरह आपको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में फ़ायदा दे सकता है और किस तरह आप इसके ज़रिए अर्न कर सकते हो पैसों को। ठीक है, पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ा सा आइडिया ले लूं कि आप में से कितने लोग हैं जो कि या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कोई है ऐसा बच्चा? कोई भी नहीं है? ठीक है, आप में से कौन से बच्चे हैं जो कि या तो इंटरमीडिएट कर रहे हैं या कर चुके हैं? ठीक है, अच्छा, आप कौन सी फील्ड में इंटरमीडिएट कर चुके हैं? प्री इंजीनियरिंग के अंदर। आप सॉरी, प्री इंजीनियरिंग के अंदर। और जो हाथ खड़े किए हुए थे अगेन आप थोड़ा कर दो, आप बता दो। प्री मेडिकल में कंटिन्यू है, कॉमर्स के अंदर कंटिन्यू है, डन है, डन है, कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर है। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कि मैट्रिक कर चुके हैं? ठीक है, आपने मैट्रिक कब किया है? 2023 में। अभी इंटरमीडिएट जाने का इरादा है? फर्स्ट कंप्यूटर साइंस में। आपका मैट्रिक 2021 में, उसके बाद नहीं पढ़ा आपने? इस साल से शुरू करेंगे। ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा आइडिया चाहिए था, बाकी जितने भी है वो अंडर मैट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही है। पहली बात तो ये है कि जो लोग इंटरमीडिएट हैं, जो लोग या तो जिनको काफ़ी अरसा हो गया, 2-3 साल हो गया मैट्रिक करे हुए, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा अहम तरीन है, क्योंकि ये वो लोग उम्मीद रखता हूँ कि वो जल्दी से अप्लाई करने वाला है। कोई अंडर मैट्रिक बच्चा है वो अभी तो मैट्रिक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, फिर कोई अर्निंग की बात आती है, ना उनकी माँ बाप की तरफ से कोई प्रेशर है, ना किसी और की तरफ से कोई प्रेशर रहता है। ठीक है, तो इस वजह से लेकिन जो टारगेट ऑडियंस जो मैं अभी करूँगा कि जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो डायरेक्टली अप्लाई फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल जो है ना, पैसा कमाने के लिहाज से, ठीक है, बाकी स्किल बहुत हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिहाज से सबसे बड़ी स्किल जो है ना, डेट इज सेल्स। सेल्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, कैसे? आप मुझे ये बताओ कि एक बंदा जो कि डिफेंस में रहता है, डिफेंस में रहना है एक बेंगलोर के अंदर, ठीक है, हम आइडिया लगाते हैं कि उसका बेंगलोर 500 स्क्वायर यार्ड का होगा या 1000 स्क्वायर यार्ड का होगा। ठीक है, 500 गज या 1000 गज का होगा मिनिमम। ठीक है, और 500 स्क्वायर यार्ड के अलावा उसके पास गाड़ियां भी होंगी, ऐसे ही है। अब एक गाड़ी का खर्चा आप कैलकुलेट करो कि आपको
बताता है कि एक गाड़ी जो कि नॉर्मल गाड़ी होती है उसका एक एवरेज जो होती है ना मुश्किल से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होती है पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 1 लीटर में कितनी चलती है वो 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, आप यहां से कराची यूनिवर्सिटी तक का फासला कैलकुलेट करोगे ना तो तकरीबन सिर्फ स्ट्रेट लाइन रास्ता ही तकरीबन 24-25 किलोमीटर है। और जाहिर सी बात है गाड़ी कभी भी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलती ना, ठीक है, कभी इधर होगी, कभी ब्रेक मारेगी, कुछ भी कच करेगी। ठीक है, तो मैं इसको अगर 30 किलोमीटर कर देता हूँ वन साइड और 30 किलोमीटर अबव अदर साइड कर देता हूँ तो ये कितना हो गया 60। और अगर मैं ऑन एवरेज 10 किलोमीटर देता हूँ, मेहरान गाड़ी नहीं है, थोड़ी सी बेहतर गाड़ी है, मेहरान की एवरेज ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन मैं 10 किलोमीटर करता हूँ पर लीटर के हिसाब से तो कितना लीटर लग जाएगा 6 लीटर। 6 लीटर की प्राइस कितनी बनेगी 250 के हिसाब से लगा तो 1500 बनेगी, हालांकि 250 तो नहीं है, 270 या 75 रुपए लीटर है। ठीक है, एक कराची यूनिवर्सिटी जाना और आने की प्राइस उनको कितनी पड़ रही है 1500-2000 के करीब। ठीक है, 1500-2000 का मतलब यह है कि महीने के कितने हुए 60,000। 60,000 तो उन्हें सिर्फ गाड़ी की रनिंग कॉस्ट चाहिए, अभी मेंटेनेंस इसके अंदर ऐड नहीं की, अभी इसके अंदर मैंने ड्राइवर की कॉस्ट ऐड नहीं की, सिर्फ गाड़ी है, फिर खाना, फिर बाकी चीजें। आपको क्या लगता है कि एक जॉब होल्डर जो बहुत बड़ी से बड़ी भी जॉब कर रहा है वो कितना कमा लेता होगा? मतलब एक बंदा है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसे सपोज ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन मैनेजरियल लेवल पर है, कितनी सैलरी होगी? कितने 2 लाख 3 लाख ऐसे ही है 4 लाख। आपको क्या लगता है कि एक 4 लाख रुपए कमाने वाला भी क्या ये लाइफ अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता ऑब्वियसली। हालांकि हमने एक्सट्रीम कंडीशन ली है कि एक तो पढ़ा लिखा भी बहुत होगा, फिर बेस्ट इन मल्टीनेशनल, वो भी मेडिसिन जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज है, प्रॉफिटेबल सेक्टर है, वहां पर भी एक मैनेजरियल सेक्टर के ऊपर। मतलब आप इस वक्त मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट मार्जिन में कहे ना तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो मेडिसिन कंपनी होगी या तो बैंक सेक्टर होगा। अब बैंक सेक्टर के सीईओ मतलब मीजान के सीईओ को भी उठा देंगे ना, उसकी भी तनख्वाह कितनी होगी 15 से 20 लाख रुपए। और 15 से 20 लाख में भी ना इस लेवल का जो क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो सारे के सारे तो मीजान के सीईओ नहीं है ना जो डिफेंस में रहते हैं, फिर वो कर क्या रहे हैं? उनमें से 99% मेजोरिटी एक ही काम कर रही है, दैट इज सेल्स। वो कोई ना कोई चीज बेच रहे हैं, कोई ना कोई चीज बेच रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हैं या बनाकर, आप उसको आसान जबान में बिजनेस बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली वो क्या है सेल्स है। वो उनको बेचना आता है और वो कोई ना कोई चीज बेच रहे हैं। एक छोटी से छोटी चीज भी अगर वो बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैं आपको सिर्फ इधर की मिसाल देता हूं कि इस इंस्टीट्यूट को जो कंपनी सपोर्ट कर रही है दैट इज द कैंडल। ठीक है, कैंडल इज द टेक्सटाइल मिल जो कि धागे बनाती है। ठीक है, क्या करती है? धागा बनाती है। अब धागा कई किस्म का होता है, वो धागे को डाई भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब रॉ प्रोडक्ट से, रॉ फाइबर से लेकर धागा बनाना और धागे को डाई करना। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि वो कितना बनाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन 2 इंस्टीट्यूट्स के ऊपर वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए से ज्यादा जला देते हैं अपनी तरफ से। सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट, इसके अलावा जो कर रहे हैं वो अलग है। क्या करके? सिर्फ धागा बेच के। कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं, कोई ना कोई ऑडी बना रहे हैं, ना कोई टेस्ला बना रहे हैं, ना कोई आप बोलो कि कोई मेटा या फेसबुक का कोई वो है। एक सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल भी इतनी सिंपल तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल समझ रहे हैं, एक कंपनी है जहां पर तकरीबन 3-4 हज़ार लोग काम कर रहे हैं और वो धागा बना रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके पास ये सब कुछ है जो मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूं। तो सेल्स को पहले, अब ये होता है ना हमारे यहाँ पर सबसे इशू ये होती है कि इस तरह की जॉब्स को अजीब ऑकवर्ड तरीके से देखा जाता है, सेल्स ये क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर भी तो और ज्यादा आप बोलो कि इसकी फ्लोरिशनेस होती है कि आप
क्या कोई सेल्स ऑनलाइन कर सकते हो? ठीक है, क्यों ऑनलाइन? देखो सेल्स अगर एक दुकान वाला भी कर रहा है सेल, देखो उसका एरिया कितना है, वो छोटा सा, एक 24 के अंदर जिसकी दुकान है कपड़े की वो भी सेल्स कर रहा है, लेकिन उसका एरिया कितना है, उसके पास कहाँ से लोग आ जाएंगे? बहुत हुआ तो 1 किलोमीटर के अंडर एरिया से आ जाएंगे, 2 किलोमीटर कोई औरंगी से आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही होगा ना। तो उसका एरिया इतना लिमिटेड है। जिसकी सदर में दुकान है उसका एरिया कितना है, बहुत हुआ तो बल्दिया टाउन, औरंगी साइट, या फिर आप वहाँ बहादुराबाद ले रहे हो, भाई यहाँ से लोग चले जाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन जब चीज आप ऑनलाइन जाते हो और डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट और सर्विस, आपके पास क्या है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ठीक है, तो ये आपको आपके एरिया को बहुत बढ़ा सकती है। आप खुद सोचो कि एक बंदा जो कि 24 में कोई दुकान लेकर बैठा हुआ है और कपड़े बेच रहा है, उसके पास लोग आएंगे 1-2 किलोमीटर के अंदर। मैं बोलता हूँ पूरी के पूरे बल्दिया से भी लोग आ जाते हैं। ठीक है, बल्दिया के किनारे भी आप देख लो, यहाँ से 2 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देख लो अहमदाबाद हो गया, वहां से आप कर लो तो तिहाड़ टाउन तक हो गया, तो यही एरिया है। मैं बोला इस सारे इस पूरे की आबादी कितनी है, 8 लाख। बल्दिया की टोटल आबादी है 7 से 8 लाख है। एक बंदा जो वहां बेच रहा है, अब इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो 8 लाख है, और वही चीज वही कपड़ा मैं अगर ऑनलाइन बेचता हूं और पूरे पाकिस्तान में बेचता हूं तो टारगेट ऑडियंस कितनी हो गई, 22 से 24 करोड़ हो गई, हो गई ना। अब प्रोबेबिलिटी बड़ा ब्रांड बनने की कहां जाता है, 24 में दुकान लेने पे या ऑनलाइन करने पे? ऑनलाइन करने पे। लेकिन इशू ये है कि 24 की दुकान को वो 2/3 मेथोडोलॉजी के जरिए चलाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस को वो 3rd क्लास मेथोडोलॉजीज की तर्ज पर नहीं चलाया जा सकता। मतलब एक बंदा है जिसने दुकान डाल दी, कपड़ा ले लिया, उसने कुछ नहीं पता सेल्स क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता मैनेजमेंट क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता मार्केटिंग क्या होती है, उसने कभी मार्केटिंग की स्पेलिंग भी नहीं देखी है, उसने कभी कोई रिसर्च भी नहीं की है, उसको मार्केट प्लान का नहीं पता है, उसको कोई उसको मार्केटिंग फ्रेमवर्क का नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। बस वो आया, कपड़े डाले और जी बाजी ये इतने का है, ये इतने का है। ये चीज दुकान में फिर भी चल सकती है, ऑनलाइन के अंदर नहीं चल सकती। क्यों? इसकी वजह यह है कि जिस तरह एरिया बढ़ा है तो कंपटीशन भी बढ़ा है। जब आप ऑनलाइन में चले जाते हैं फिर कंपटीशन, फिर आपका एक दुकान वाले का दूसरे दुकान वाला नहीं रह जाता। फिर गुल अहमद भी है, यहाँ पर सना सफीनाज भी है, यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनसे आपने कॉम्पीट करना है। लेकिन मार्केट आप समझो कैपेसिटी इतनी है कि आप कर सकते हो, ये नहीं है कि वो है तो आपसे कोई लेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये आप एक हैदरी मार्केट जाओ तो हैदरी मार्केट में 2 डिविजन्स हैं, सामने डॉलमेन मॉल है, यहाँ परी मॉल है, उसके आगे एक और नया मॉल खुला है, और आगे पीछे बहुत मॉल्स हैं और इनके अंदर ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं। और थोड़ा सा आप पीछे आ जाओ तो फिर एक लोकल मार्केट है 24 के तर्ज की, सिर्फ लोकल मार्केट। आप जाओगे दोनों जगह रश होती है, वहां पर भी लोग हैं, वहां पर भी लोग हैं। ठीक है, यानी कि है कि भाई ऑडियंस हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी पावर है ना वो है लोग। वहां पर बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। मतलब आप खुद भी कैलकुलेट करो ना कि 24 करोड़ लोगों को अगर 2 महीने में एक जोड़ा भी चाहिए तो हमें कितने जोड़े चाहिए? हमें 50 करोड़ जोड़े चाहिए। 50 करोड़, आप खुद सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। आप यूरोप के अंदर चले जाओ, यूरोप का एक कंट्री है इस्टोनिया, मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर रहा था फॉर द इमिग्रेशन पर्पस, तो मैंने वहाँ की आबादी देखी कि कितनी है टोटल, दैट वाज 13 लाख। बल्दिया टाउन की कितनी बताई मैंने? 7 से 8 लाख। मतलब बल्दिया टाउन से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है। मलेशिया चले जाओ, मलेशिया की आबादी कितनी है? 50 लाख। कराची की आबादी कितनी है? 2.5 से 3 करोड़। यानी कि कराची के भी आप 6 टुकड़े करो ना तो फिर मलेशिया बनता है। न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? न्यूजीलैंड की आबादी भी तकरीबन 5 मिलियन है। आप ऑस्ट्रेलिया की आबादी उठा लो, दैट इज 25 मिलियन।
यानी कि 2.5 करोड़, कराची जितनी। तो पाकिस्तान की जो पावर है वो क्या है? आबादी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और लैकनेस क्या है? लैकनेस सबसे बड़ी चीज है, लॉ नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक लैक है बिजनेस के हिसाब से। लेकिन सबसे अच्छी, अभी देखो 10% का वुड होल्डिंग टैक्स लगा दिया, ठीक है, फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। तो ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है। बहरहाल इसी चीज़ को अनलॉक करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। मेरा जो ई कॉमर्स का अब जो ट्रैक होगा ना, वो ज़्यादा मैं पाकिस्तानी मार्केट को ही टैकल करूँगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए इस वक्त आसान है। मैं बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, अमेजोन पे किस तरह होगा, आपके मतलब का भी नहीं, क्योंकि अमेजोन पे जाने के लिए कम से कम भी 60-70 लाख आपकी जेब में होना चाहिए, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, देन 3 to 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड सिस्टम, ये इनफ होता है। सेकेंडली, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। आप किसी बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं अपनी इस स्किल के ज़रिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा है, काम नहीं करना आता, खासकर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। तो आप ऐसे बिजनेसेस के साथ जाकर जुड़ सकते हैं जिनको, जो ये काम कर रहे हैं, एंड यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल एसेट फॉर दैम, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी अगर ये है कि थोड़ा सा मैं इसको कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लूँ, आईटी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, दैट इज़ वेब डिज़ाइनिंग है, हम खुद करवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, और इस तरह की ब्ला ब्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत कुछ। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है, तो दैट इज़ द ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन जहां पर इश्यू ये है कि ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग ऐसा वेग स्टेज है ना कि आपको लिंक्डइन के ऊपर हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटर मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग इन डिजिटल मार्केट, मतलब मैं आपसे थोड़ा सा पूछता हूं कि ग्राफिक्स डिजाइनर बनना कितना मुश्किल है। आप बोलो कैनवा मैंने सीख ली है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, ठीक है, तो मुझे पोस्ट भी डिज़ाइन करने आती है, मैं लोगो भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, तो मैं बन गया ग्राफिक डिज़ाइनर। आप लिंक्डइन पे जाओगे, वहाँ जाओगे, ग्राफिक डिज़ाइनर की भरमार पड़ी हुई है। लेकिन एक्चुअल ग्राफिक डिज़ाइनर ना, मैं अभी भी हूँ कि मिलता ही नहीं है। जो एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनर है, यानी कि उसको डिज़ाइन फिलोसफीज भी पता हो, डिज़ाइन थ्योरीज भी पता हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी हो, मतलब डीपर लेवल पे वो डिज़ाइन समझता हो, मिलता ही नहीं है, 1000 में भी एक नहीं मिलता। तो अब क्या होता है कि ऐसे बंदे मिलते हैं। और तो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के साथ भी ऐसे ही है, आती सबको है, क्या है, 2 चीज़ें सीख ली और बोल दिया हम भी डिजिटल मार्केटर हैं, जिस तरह डिज़ाइन के उसमें बताया मैंने। लेकिन सही डिजिटल मार्केटर वो होता है जिसको बिजनेस की समझ हो, जो सही उसने मैनेजमेंट से लेकर एक एक चीज़, मार्केटिंग की फिलॉसफीज वगैरह हर चीज़ पढ़ी हुई हो, और वो सही तरह रिजल्ट लाने के, भाई मैं रिजल्ट लाने के लिए वो, तो उसकी अनलिमिटेड वैल्यूज है, अनलिमिटेड, ठीक है। मैं अभी एक कंपनी के साथ, आप समझ लो कि एक काम कर रहा हूँ थोड़ा कंसल्टेशन के उसके ऊपर, वो बाहर करते हैं, सेल्स करते हैं। एक तो उन्होंने, उनका यूके का स्टोर है और बिल्कुल ही जनरल प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही जनरल, ठीक है, यूजिंग शॉपिफाई स्टोर और फिर गूगल पे मार्केटिंग वगैरह करके। अब आप सोचो कि वो यूके में बेच रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब यूके में उनकी पर मंथ की सेल तकरीबन $20,000 है, ठीक है। $20,000 में उनका 40% प्रॉफिट है, यानी सॉरी 40 नहीं 20% प्रॉफिट है, एंड दैट बिकम्स $4,000 पर मंथ। और $4,000 कितने बनते हैं? तकरीबन 12 लाख रुपए, ठीक है। ये एक स्टोर है। उन्होंने 2 महीने पहले एक न्यूजीलैंड में सेम प्रोडक्ट का स्टोर शुरू किया है, एंड इट हैड बिकम $5,000। $5,000 का मैं 20% प्रॉफिट निकालूं, दैट बिकम्स $1,000, और $1,000 पाकिस्तानी कितने बने? तकरीबन 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए,
ठीक है, 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का है, दैट हैव रीच टू अप्रॉक्सीमेटली $10,000, और वहाँ पर भी आप समझो कि $2,000 मतलब के तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए बना रहे हैं। अब खुद सोचो आप कि जिस बंदे को आप बोलो कि भाई मैं हूं ना, मैं करके दूंगा, ये सारी चीज़ मुझे आती है, मैं आपको बना कर देता हूँ, ठीक है, तो जिसको आप पर मंथ के 10 से 15 लाख रुपए बना कर दे रहे हो, वो आपको 2-3 लाख देने में मसला करेगा? कभी नहीं करेगा। डायरेक्टली रिजल्ट है भाई। आप ग्राफिक डिजाइनिंग से लेके आप साइबर सिक्योरिटी कुछ भी करते हो ना, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते आप। क्यों? मतलब कोई बंदा आया जिसको बिजनेस की जरूरत है, उसको वेबसाइट चाहिए, मैं एक आउट क्लास वेबसाइट बनाकर दे दूं, क्या गारंटी है कि वो पैसे कमाएगा? वेबसाइट ही बनी है ना, अभी पैसा तो नहीं आया। मैं किसी को कोई कमाल के ग्राफिक डिजाइन बनाकर दे दूं, क्या गारंटी है वो पैसे बनाएगा? लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स वाला गारंटी कर रहा है मैं पैसे बनाऊंगा, क्योंकि मेरी सक्सेस हो गई तब जब आप पैसा कमाओगे, वरना तो वो है ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये स्टोर में इतने $1,000 तक लेके जाऊंगा, बोला सही है, लेके जाओ। अक्सर लोग प्रॉफिट से काम करते हैं, ठीक है मुझे 10 लाख बना के दो, 30% तुम्हारा, 3 लाख रुपए तुम्हारे। और अगर आप ये काम किसी और के लिए कर सकते हो, तो ये काम क्या अपने लिए नहीं कर सकते? इनिशियली इशू ये होता है कि शायद इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप कमा रहे होगे तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस लिहाज से डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सबसे अच्छी फील्ड है। दूसरी बात, क्या ये रातों रात हो जाएगी? क्या मैं कोई, आपने यूट्यूब पे थंबनेल देखे होंगे, 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, सिर्फ टाइपिंग की जॉब करके 10-15 लाख रुपए कमाए? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई कर रहा होता। तो ये बात आपको समझनी है कि इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ये बीच की स्टेट है कि आपको, जस्ट सपोज मैं आपको आज जो ये लेके चल रहा हूं, ये आपको मैं पूरी दूंगा, थ्योरी से समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप जाओगे, उसके अंदर जो नेसेसरी पार्ट है पहले अपने आप को सिखाओगे, और फिर कहीं पर अप्लाई करोगे ऐसी जगहों के ऊपर जो लोग इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और वो उनको आप बोलोगे, वो बोलेंगे भाई हम आपको क्यों हायर करें? तो आपके पास कुछ होना चाहिए उनको देने के लिए, यार मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये सीखा है, मैंने ये किया है, ठीक है। आप उनको ये तक बोल दो कि भाई मुझे पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे फ्री में कर दो, मैं आपके लिए 9-10 घंटे काम करूँगा, फ्री में काम करूँगा, मुझे चाहिए नहीं है पैसे, बस एक बार मुझे सिस्टम में इन होने दो, ठीक है। आप गए वहाँ 6 महीने काम किया, जाहिर सी बात है एक बंदा जो काम का होता है ना, और वो सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो पैसे नहीं ले रहा, तो फिर खुद ही जो बंदा कमा रहा होता है ना, वो बोलता है दो इसको, थोड़े बहुत दो, छोड़ के नहीं जाए, काम से ही कर रहा है, ठीक है। ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि मैं खुद करता हूँ, इस वजह से मुझे पता है, ठीक है। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की हुई हैं, ये बिजनेस में करता हूँ, ठीक है। तो वो देगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप जस्ट सपोज 6 महीने, साल, 1.5 साल आपने इस फील्ड में गुजार लिया, अब आपने हर चीज़ देख ली है, आपको 0 to 1 आप खुद लर्न कर, आपने देखा कि यार ये लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, जाए यूट्यूब पे सर्च किया, भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, उन्होंने आज देखा कि ये शिपमेंट सेंटर है, अच्छा शिपमेंट सेंटर क्या होता है, जाके सर्च किया, अच्छा सारा पढ़ के आ गए, अगले दिन कुछ सुना गए, नई बातें कर रहे हैं, वो जाके खुद पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बंदा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि मेरी हमारे घर पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अब मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था उसके अंदर, और मैं और जो ठेकेदार था, हम अक्सर चीज़ों पे ना बहस करते रहते थे, या मुझे ऐसे नहीं चाहिए, वैसे चाहिए, ऊपर कर दो या नीचे कर दो। उसके साथ एक उसका मजदूर था, हम लोग मतलब होते थे टालें, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, वैसे नहीं वैसे कर दो, उसके मजदूर को कख परवाह नहीं है। वो हम बात भी कर रहे होते थे तो वो दूर जाके बैठ जाता था, उसको बोलते हैं हाँ लड़के ये सीमेंट ले आ, वो उठ के चला गया, सीमेंट दे दिया। आपको लगता है ये बंदा आगे जाके कुछ करेगा? नहीं करेगा। अच्छा मजदूर क्या होगा कि वो सुनेगा बातें, कर क्या रहे हैं बातें, अच्छा ये जाके सर्च करेगा गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, अच्छा ये चीज़ें होती हैं, अगली बार आकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि मैंने ये सर्च किया है, ये भी तो कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है। फिर वो, और अब 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल इस तरह के एनवायरनमेंट में रह के यूँ सीखा, आप बोलो किस क्लास का वो बंदा बन चुका होगा। और फिर वो उस लेवल पे आएगा कि वो किसी के साथ बोलेगा कि ये चीज़ मैं सारी हैंडल कर लूँगा,
और वहां से सही जर्नी शुरू होती है फिर। ठीक है, तो दैट इज द प्रोसेस कि आप किस तरह गो थ्रू करते हैं अपने करियर के अंदर। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं, एक डॉक्टर की मिसाल है। एक डॉक्टर मैट्रिक करता है 12 साल, फिर इंटरमीडिएट करता है 2 साल, फिर उसके बाद एमबीबीएस करता है 5 साल। कितने हुए? तकरीबन 19 साल। उसके बाद भी उसका नॉर्मल फिजिशियन बनता है, फिर वो हाउस जॉब करता है 1-2 साल, ठीक है, 21 साल। फिर उसके बाद वो आगे चलता है तो आगे स्पेशलाइजेशन करेगा, उसके अंदर 4-5 साल लगाएगा, फिर जाकर वो मार्केट में आता है तो कुछ कमाता है। मैं तो आपको कोई 25 साल का प्रोसेस दे ही नहीं रहा, मैं आपको तो 5-10 साल का भी नहीं दे रहा कि आप अपने 40 साल की उम्र में करवाओगे। आपको तो मैं सिर्फ 2 से 3 साल का दे रहा हूँ, और इससे नीचे कोई भी दे रहा है ना, वो बोल रहा है कि हो सकता है, आप समझ लो कि स्कैम कर रहा है। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो सभी बना रहे होते, टमाटर के रेट के ऊपर आधी दुनिया नहीं रो रही होती। तो और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप में से भी 100% नहीं करेंगे, चंद ही करेंगे, जितना अच्छे से वो अंडरस्टैंड करेंगे। हर एक का मतलब एक ही यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं 4 साल लगा के, कोई टॉप पे होता है, कोई बिल्कुल नीचे होता है। अब ये बंदे पे खुद डिपेंड करता है कि अपनी लाइफ को, अपने करियर को किस तरह लेके चलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका नेक्स्ट स्टेप है, देखिए जो चीजें हमने आपको सिखा दी हैं, ये हमने आपकी बेस बना दी है एक बिजनेस के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कहें कि ये काफी है, आप जाओ और करोड़ों कमाओ, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। ठीक है, हमने आपकी मैथमेटिक्स सिखा के बेस बनाई है, एक्सेल पे डेटा मैनेजमेंट करके बेस बना दी है। ठीक है, आपको डिजाइन वगैरह, अब ये बेस बन गई। अब इसका मतलब है इसके ऊपर इमारत बनना भी बाकी है। ठीक है, और वो भी बनेगी, उस इमारत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी फॉर यू दैट यू शुड गो फॉर द डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिस्ट। ये 2 फील्ड आपके लिए हैं, या तो आप डेटा एनालिस्ट की तरफ जाओ या तो आप फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओ। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है आपको सीखनी पड़ेगी कि डिजिटली मार्केट किस तरह करते हैं, और ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग किस तरह होती है, लिंक्डइन मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग किस तरह होती है, इसी तरह गूगल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग किस तरह होती है। ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि एक बंदा इन सब का एक्सपर्ट बन भी नहीं सकता। जो गूगल का एक्सपर्ट है वो सिर्फ गूगल का एक्सपर्ट है, वो दूसरी चीजों पर बात ही नहीं कर रहा होता। जो फेसबुक इंस्टाग्राम का एक्सपर्ट है, जो उन्हीं का एक्सपर्ट है, उसके अंदर ही इतनी चीजें हैं कि वो बाकी चीजों की तरफ जाता ही नहीं। तो आप खुद सोचो, ये इतनी बड़ी चीज है, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा आगे। ठीक है, अब वो आपको YouTube से सीखो, क्योंकि मैंने कहा अब लर्निंग आती हमने, अब बेसिक चीजें। अब आप ऐसा नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि आप कोई चीज सीख रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इतनी बेस में हम लोगों ने आपकी बना दी है कि मैथमेटिक्स से लेके डेटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से लेके ये सारी चीजें इसी वजह से हैं कि आप कोई हायर चीज सीखोगे तो आपको समझ आ सके। ये ना होगा आप बोलोगे ये क्या चीज है। तो इतनी बेस आपकी बन चुकी है ये, अब आपने उसके ऊपर और मजीद जाना है। ठीक है, बहरहाल एक पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कैसे चलेगा। हमारे पास टाइम कितना है? पौना घंटा। ठीक है, पौना घंटे के अंदर मैं जितना चाहूँ वो कवर करूंगा, वरना ऐसा करेंगे ये जो डेटा मैनेजमेंट की आगे क्लासेस आ रही है ना, इनको तो आपने लाजमी डूब के लेना है। 3 डेटा सेट्स हमने रखे हुए हैं, उसके अंदर एक IPL का डेटा है, एक ई-कॉमर्स स्टोर्स का डेटा है, और एक हमारे पास बुक स्टोर्स का डेटा है। ये आप जितना अच्छे से कंज्यूम करोगे आपको बिजनेस समझ आएगा कि बिजनेस को एनालाइज किस तरह करते हैं, बिजनेस का टेक्निकल पार्ट, डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है, क्या चीज रखनी है, क्या चीज नहीं रखनी है, क्या चीज की सेल्स कब अप होती है, कब डाउन होती है, इसको किस तरह एनालाइज करेंगे यूजिंग डेटा मैनेजमेंट। तो ये जो आने वाली 4-5 क्लासेस हैं, ये आपने लाजमी तौर पर सही तरह लेनी है। ठीक है, आपकी पूरी कोर्स का इन्हिसार आप समझो कि भाई इन्हीं क्लासेस के ऊपर है, या आप समझो कि जो जितना पीछे पढ़ा है ना वो इसी आउटकम के लिए पढ़ा है। तो ये वो आउटकम है जो बताएगा कि आपका पिछला पूरा कोर्स सही रहा कि नहीं रहा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आते हैं आज अगर पूरा हो गया, वरना हम
उन क्लासेस के बाद एक और क्लास लेके और ज़्यादा कर देंगे। वैसे तो ये है कि मैं आधे घंटे में भी पूरा टाप सकता हूँ, और ये भी है कि मैंने ये पूरा 3 महीने में भी पढ़ा है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में। वहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत डीप डाउन जाके पढ़ा है, ठीक है। यहाँ मैं इतना डीप डाउन तो खैर नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल इतना जाऊँ कि आपको बातें समझ आए, तो ऊपर से ना गुजरें, ठीक है। सबसे पहले कि टाइप ऑफ बिजनेसेस पे आते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट वन इज B2B एंड सेकेंड वन इज B2C, ठीक है। B2B बिजनेस क्या होता है? दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। एक बिजनेस है जो कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है किसी बिजनेस को, ठीक है। मतलब जस्ट सपोज कि एक कंपनी है फैल्कन के नाम से, ठीक है, वो सीमेंट बनाती है, ठीक है। और एक पैरागॉन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। अगर फैल्कन अपना सीमेंट पैरागॉन को बेचेगा तो फैल्कन खुद क्या है? बिजनेस, वो खुद बिजनेस है। एक पैरागॉन क्या है? बिजनेस। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी, ये जो बिजनेस होगा, ये क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ये शायद आपको थोड़े ज़्यादा समझना है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है जो कि कार्ड बनाती है। तो आपने देखा होगा ऑलपर का दूध आएगा तो किस में आएगा? वो डब्बे में आएगा, जिसे कार्टन बोलते हैं, ठीक है। या फिर बिस्किट का आएगा तो वो आएगा, ठीक है। मेरी कंपनी क्या है? वो कार्डबोर्ड बनाती है, ठीक है। अब ये कार्डबोर्ड लेकर मैं दुकान लेके क्या 24 की मार्केट में बैठ सकता हूँ? क्यों? क्योंकि आम बंदों के लिए तो कोई काम की चीज़ है ही नहीं ना। ये जो कार्ड है या कार्टन है, ये किसको चाहिए? ये किसी दूध की फैक्ट्री को चाहिए, किसी बिस्किट की फैक्ट्री को चाहिए, या किसी और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फैक्ट्री को चाहिए। तो मैं जाऊंगा साइड के अंदर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इस तरह की जगह, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और वहाँ जाके मैं ऑफर करूंगा कि भाई आप लोग ये प्रोडक्ट बनाते हो, आप मुझसे ये कार्टन ले लो, इतने उस पर दूंगा। तो मेरा जो कस्टमर है वो कौन है? वो एक और बिजनेस है जिसने आगे बिजनेस करना है, ठीक है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास B2C होता है वो कौन सा बिजनेस है? दैट इज बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचा जाता है, ठीक है। मतलब जस्ट सपोज के सुपर बिस्किट है, ये B2B है या B2C है? B2C है, क्योंकि जो सुपर बिस्किट है पीक फ्रेंड्स है, आई थिंक पीक फ्रेंड्स बनाता ही है, तो वो किसको बेचता है? ये किसी और फैक्ट्री को बेचता है? नहीं, वो डायरेक्टली लोगों को बेचता है जो उसके कंज्यूमर है, ठीक है। इसी तरह हेड एंड शोल्डर है, वो डायरेक्टली किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। अब आपका एक सवाल यहां पर ये हो जाता है, जो कि अक्सर आता भी है, कि हेड एंड शोल्डर वाला तो कभी भी कंज्यूमर को नहीं बेचता, वो तो दुकान वाले को बेचता है, और दुकान वाला तो खुद भी बिजनेस कर रहा है, तो ये तो B2B नहीं हुआ। ऐसे ही है, हेड एंड शोल्डर वाला आपके घर पे आके तो नहीं बेचता ना, वो तो किसी दुकान वाले को देता है, तो दुकान वाला भी बिजनेस कर रहा है, हेड एंड शोल्डर भी बिजनेस कर रहा है, तो ये तो B2B हुआ, B2C तो नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है? दुकान वाला खुद कंज्यूमर को दे रहा है, सही है। लेकिन यहां पर भी तो ये भी तो है ना कि ऑल पर भी तो आगे कंज्यूमर को ही देगा वो कार्टन। सही, सही, ये अच्छा आंसर है। और कोई? आप बोल रहे कुछ? सही, ये भी है। देखो इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है ना, मेनली डिफरेंशिएशन वो क्या है? क्या मैं अगर कार्टन बनाता हूँ और पर वाले को देता हूँ, तो क्या मैं ये सोचूंगा कभी कि ये कार्टन लोगों को कैसा लगेगा? मैं क्या सोचूंगा? ये ऑल पर वालों को कैसा लगेगा? ऑल पर की जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा उतरता है कि नहीं? ऑल पर जो कलर है वो वाला पूरा करता है कि नहीं? ऑल पर वाले ये ऑल पर, मैं सारी सोच मेरी क्या होगी कि ये मेरी जो चीज है ये ऑल पर वालों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी? ये आपको क्या लगता है कि जो हेड एंड शोल्डर वाला है वो ये सोच बताता है कि मेरी प्रोडक्ट दुकान वालों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी? वो तो कस्टमर का सोच रहा है ना कि कस्टमर को किस तरह पसंद आएगी। इसीलिए तो बिकॉज दुकान वाला बिजनेस नहीं है, दुकान वाला सिर्फ मोड है उसकी
कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, खुद कोई प्रोसेस नहीं कर रहा, तो वो एक मोड होगा, ठीक है। इसको वो आप बोल दो ओमनी चैनल बोल दो, एक चैनल होता है जिसके अंदर पहले कंपनी है, फिर उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेल आता है, रिटेल से फिर कंज्यूमर आता है। तो ये एक तरीका है कि कंपनी से किस तरह कंज्यूमर तक जाएगा। वो कंपनी चाहे तो ऑनलाइन बेच के डायरेक्टली अपने उसके जरिए पहुंचा सकती है, वो कंपनी चाहे तो अपनी गाड़ी बेच के डायरेक्टली पहुंचा सकती है। ये कंपनी को सूट नहीं करता तो कंपनी क्या करती है कि एक पूरा प्रोसेस बनाया जाए और ओमनी चैनल बनाया जाए, जिसमें क्या किया पहले डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर दुकान तक पहुंचाए, दुकान वाला कंज्यूमर तक पहुंचाए। तो दैट इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है, इन दैट टाइम, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, और ये क्लियरिटी हो गई कि क्या B2B होता है और क्या B2C होता है, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस दो बिजनेसेस का। अब बहुत से बिजनेसेस में क्या होता है, सिर्फ ये ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर जो मोड ऑफ बिजनेस होता है वो क्या होता है, या तो आप अपनी प्रोडक्ट किसी, मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए, ऑनलाइन में शायद कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, मैं थोड़ा सा उसको समझने के लिए कि फिजिकल वर्ल्ड पे आता हूँ। फिजिकली आपको कोई प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते, या तो आप अपनी दुकान ऐसी जगह खोलो जहां पर ऑलरेडी लोग मौजूद हो, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली मार्केट बोलते हैं या फिर मॉल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे बहुत मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं उसको क्या यहां पर खोल सकता हूं, मैं सोफा की तीसरी मंजिल के ऊपर खोलूंगा, ऑब्वियसली इट विल बी द बैड डिसीजन, क्यों मुझे वहां जाना है अपनी दुकान को लेके जहां लोगों की हेल्थ हो, लोग आते हो, देखते हो, मैं उसके सामने एक्सपोजर बनूं, वो एंटर हो और आकर प्रोडक्ट को देखें, जस्ट बाय करें, ठीक है। तो मैं तलाश करूंगा तो या तो कोई लोकल मार्केट हो 24 जैसी, इस तरह की जो भी हो, उर्दू बाजार, उर्दू मार्केट है शेरशाह के अंदर, इस तरह की कोई मार्केट हो, या फिर कोई मॉल हो, मैं जाऊंगा एटीएम की तरफ, या जाऊंगा डॉलमैन की तरफ, या जाऊंगा लकी वन की तरफ, जहां पर लोग आते हैं। या तो मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी जो कपड़े हैं उसको मैं एक ठेले पे डालूं और गली गली जाऊं, तो बोलूं लोगों को बार बार ये बताऊं कि भाई कपड़े ले लो, ठीक है। ये दो ही तरीके, या तो सब्जी वाला मार्केट में अपनी रेडी लगा देता है, या तो सब्जी वाला दुकान, सब्जी वाला रेडी लेके आपकी गली में आ जाता है। यही तरीके होते हैं ना। ऑनलाइन में भी यही दो तरीके, तीसरा भी एक आता है वैसे, लेकिन मेनली ये दो ही तरीके हैं। एक ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट लेके किसी ऑनलाइन मार्केट में पहुंचो जहां पर ऑलरेडी मौजूद हो लोग। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट कौन सी है? दराज। दराज कस्टमर खुद लेकर आएगा अपनी एडवर्टाइजमेंट करके, कभी ये वाली से 11,000 से ले, कभी 12,000 से ले, कभी 1000 से लेगा, ये करके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करेगा, क्रिकेट पे एडवर्टाइजमेंट, पूरा क्रिकेट के हकूक ले लेगा करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वेबसाइट पे लोगों को लाना है, और जब वेबसाइट पे लोग आ गए, मैं अपनी वहां पर दुकान लेके पहुंच गया, ठीक है, दुकान लेकर पहुंच गया कि भाई मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लोग मुझसे प्रोडक्ट लेंगे, मैं दुकान को दराज को उसका कमीशन दे दूंगा, 100 रुपये कमाऊंगा तो 13 रुपये उसको दे दिया, ठीक है। ऐसे ही है। इसी तरह डॉलमैन ने अपना नाम किया हुआ है, डॉलमैन के अंदर कभी आपने डॉलमैन की दुकान देखी है? नहीं। वहां पर आप बुलेमन देखोगे, वहां पर आप कोई और दूसरे ब्रांड देखोगे, लेकिन कभी डॉलमैन की दुकान, क्योंकि डॉलमैन इज नॉट अ शॉपकीपर, डॉलमैन इज अ बिजनेस विच प्रोवाइड शॉपिंग एक्सपीरियंस। भाई वो दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करेगा डॉलमैन की कि डॉलमैन आओ, वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस है, अच्छा सा एसी भी लगा हुआ है, प्यारे प्यारे वो भी हैं, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा सा साफ सुथरा माहौल मिलेगा, शॉपिंग करने का मजा आ जाएगा डॉलमैन के अंदर। तो वो अपनी मार्केट की एडवर्टाइजमेंट करता है। दराज भी ऑनलाइन यही करता है, भाई आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, आप आ जाओ मेरी वेबसाइट के ऊपर। खुद नहीं बेचता दराज, वो लोग ही बेचता है, ठीक है। या तो दूसरा तरीका है कि लोगों के घर पहुंच जाओ, गली में पहुंच जाओ। अब ऑनलाइन गली में पहुंचने का मतलब क्या होगा? हमने ये देखना पड़ेगा लोग ऑनलाइन रहते कहां पर हैं। तो लोग ऑनलाइन कहां रहते हैं? यूट्यूब पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, ट्विटर पर रहते हैं, लिंक्डइन पे रहते हैं, यही रहते हैं ना। गूगल पर रिसर्च करने जाएंगे, वहां रहते हैं, ठीक है। तो जहां जहां लोग मौजूद हैं ऑनलाइन, हम वहां अपनी प्रोडक्ट लेके पहुंच जाए। जी ये बेटा, आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो,
स्पॉन्सर्ड। तो ये है उन तक पहुंचना, दैट इज द सेकेंड थिंग। ठीक है, वो मैंने कहा है ऑनलाइन स्टोर या फिर ब्रांड। ठीक है, मैं अभी आपके सामने अपना फेसबुक निकालता हूं, अगर ये मेरा मोबाइल अभी तक चल रहा है, चल तो खैर रहा है। अच्छा देखते हैं कि पहला एड आ रहा है, आप देखो कि एक्सट्रीम कॉमर्स मुझे क्या बेच रहा है, लर्न हाउ टू मेक एंड ग्रो योर टिकटॉक शॉप बाय अब्दुल्ला करीम। तो ये अपनी चीज बेच ही रहा है। ठीक है, फिर दूसरी चीज पे आता है, दूसरी चीज आ रही है साइन ऑन टू द होम डिलीवरी onic.pk। ठीक है, ये डिलीवरी सर्विस है। अब देखो कितनी स्पेसिफाइड रेट दे रहा है, इसको पता है कि मैं ई कॉमर्स का बंदा हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस का बंदा हूँ, मुझे बिल्कुल स्पेसिफिकली वो उस तरह की एड देता है। ठीक है, आगे आते हैं, चलो फेसबुक लीड्स एड, फेसबुक कोई बेच रहा है इम्प्रूव योर फेसबुक लीड्स एड्स, अगेन ई कॉमर्स से रिलेटेड। फेसबुक को इतना पता है कि मैं क्या चीज हूँ, क्या करता हूँ, तो स्पेसिफिकली वो चीज देता है। अगली एड आ रही है हमजा अली की, बंडल ऑफर, ये भी वही है जो फेसबुक एड्स वगैरह सिखाते हैं। ठीक है, तो अगेन 4 एड डायरेक्टली मेरे को टारगेट करने के लिए। अगली एड क्या है आप देखते हैं, स्पॉन्सर्ड दिस लेवल अप योर कंटेंट गेम, अगेन ई कॉमर्स से रिलेटेड एड है। ठीक है, कोई HBA सर्विसेज के नाम से। तो कोई आप किसी अपनी उसके अंदर देखोगे ना, कोई लड़की का फेसबुक अकाउंट उठाकर, तो आपको पता चलेगा कि बस ज्वेलरी की आ रही होगी, कपड़ों की आ रही होगी, उधर क्या उनको पता है कि ऑडियंस कैसी है। ठीक है, तो इस तरह लोग यार मेरे तक क्या पहुंचा, ये मेरी गली में पहुंच रहा है, क्योंकि मैं इस गली में रहता हूँ फेसबुक के अंदर ऑनलाइन, तो वो मेरे तक पहुंच रहा है। ठीक है, दैट इज द सेकंड है कि मैं कोई ऑनलाइन स्टोर बनाऊं, अपनी वेबसाइट बनाऊं और उसके अंदर इस तरह लोगों तक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल, यूट्यूब पे पहुंचूं और वहां से लोग मेरी वेबसाइट पे आए और खरीदें चीजें। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज रीसेलर। रीसेलर वो चीज है जो आप सबसे ज्यादा देखते हो, दैट द अनप्रोफेशनल एंड अनऑफिशियल वे ऑफ सेलिंग एनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो क्या है आपको मैं थोड़ा समझाऊं। आप किसी से भी ये बात करोगे ना कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हो, बोला हाँ हाँ मैं तो 2 साल से ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। अच्छा कैसे बेचते हैं आप? मैं जी कपड़े लाता हूँ, कपड़ों की पिक्चर लेता हूँ और ना मैं अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता हूँ और मेरी जो कॉन्टैक्ट के 100-150 लोग हैं वो देख लेते हैं और साल में कोई 2-3 ऑर्डर कर भी देते हैं। आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन सेलिंग है? इस तरह कभी भी नहीं होगा कुछ भी, ऐसा ही है। तो ये इसको हम बात करते हैं रीसेलर। ठीक है, कि भाई एक बिजनेस है, एक बिजनेस ने लोगों तक पहुंचना है तो वो फेसबुक के जरिए पहुंच रहा है, इंस्टाग्राम के जरिए पहुंच रहा है, बाकी चीजों के जरिए पहुंच रहा है। उसने देखा कि मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपनी प्रोडक्ट दे दो, वो अपनी स्टेटस लगाएंगे, उनके जरिए महीने में 10, 12, 15, 20, 25 सेल्स आ जाती हैं, तो उनको कमीशन दे दो तो हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? रीसेलर। ठीक है, इसको ऑनलाइन बिजनेस नहीं कहा जाता, इसको रीसेलर कहा जाता है। और यही सबसे ज्यादा बड़ा एक मिथ है तोड़ने के लिए कि अगर आज मैं आपको कहूं कि ये माउस आपने ऑनलाइन बेचना है तो आप क्या करोगे? पिक्चर लगा के स्टेटस पे लगा दोगे, अपने फेसबुक आईडी पे अपलोड कर दोगे प्रोफाइल पे, क्या उससे दिख जाएगा ये माउस? ऑब्वियसली नॉट। आपने उन ऑडियंस तक पहुंचना है जो ये माउस खरीदने में इंटरेस्टेड हो, और वो ऑडियंस का आपको नहीं पता कि वो कौन है। ऑब्वियसली हो सकता है आपकी जो 150-200 की ऑडियंस है उसमें एक बंदा भी माउस खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो, आपको नहीं पता, लेकिन फेसबुक को पता है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। आप फेसबुक को पैसे दोगे कि भाई मेरी ये जो पोस्ट है ना उन लोगों तक पहुंचा दो जो कि इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। फेसबुक पहुंचा देगा, आपसे पैसे ले लेगा, वो फिर पहुंच गई तो खरीद भी लेगा। ऐसे ही है। तो ये
साइंस आपने सीखनी है। मेरा अभी तक आपको दो चीजें ही हो गई, B2B बिजनेस क्या होता है, B2C बिजनेस क्या होता है। दूसरी चीज आपने पढ़ लिया कि भाई ऑनलाइन बेचने के 3 तरीके हैं, या तो किसी मार्केट प्लेस पे चले जाओ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस क्या है, दराज है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कौन सी है, अमेजोन है। चाइना की सबसे बड़ी कौन सी है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस, दोनों एक ही कंपनी है। और ये मलेशिया वगैरह की तरफ कौन सी है, लेजर्ट के नाम से कुछ है इस तरह। इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है, इंडिया में 2-3 बड़ी हैं वैसे तो, लेकिन जो टॉप 2 हैं उसमें एक नंबर 1 पर फ्लिपकार्ट है और सेकंड नंबर पर अगेन अमेजोन है। ठीक है, तो ये टॉप मार्केट्स हैं। दूसरा तरीका क्या है, लोगों की गली में पहुंचना, यानी कि ऑनलाइन वो जहां रहते हैं वहां तक पहुंचना। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहां पर भी लोग मौजूद हैं उनके जरिए मार्केटिंग करना और उनके सामने से अपनी पोस्ट गुजारना। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज रीसेलर। बिजनेस नहीं होगा लेकिन ऑनलाइन चीजें बिक जाएंगी। सबसे इजीएस्ट तरीका है, चीजों की पिक्चर ली, स्टेटस पे लगाई, आपके चंद लोगों ने देख लिया और उनमें से किसी ने ऑर्डर भी कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पैसा तो इतना ज्यादा नहीं बनेगा लेकिन बड़ा ना बनने से बेहतर है। अब चाहते हैं पढ़ते हैं पूरा रूट को कि एक ई कॉमर्स का रूट क्या होता है। ठीक है, तो दैट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द कैटेगरी सिलेक्शन, कि हम कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि हम किस कैटेगरी में काम करें। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट रिसर्च डिजिटली, कि हम प्रोडक्ट को किस तरह रिसर्च करें डिजिटली, यानी कि कंप्यूटर पे बैठ कर। ठीक है, थर्ड है सोर्सिंग रिसर्च। अब वो प्रोडक्ट हमने रिसर्च कर ली, जो सपोज तो ये प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है मिलेगी तो मार्केट से ही, तो फिर उसकी सोर्स को रिसर्च करेंगे। हम जाएंगे होलसेल मार्केट्स, आप बॉर्डर मार्केट जाएं, जोड़िया बाजार जाएं, सदर जाएं, कहीं भी जाएं और वो प्रोडक्ट को ढूंढें कि वो प्रोडक्ट सोर्स करना, यानी कि उसको देखना कि आपको अच्छी से अच्छी प्राइस में कहां से मिल रही है। थर्ड वन इज फोर्थ वन इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होती है, डिलीवरी, कि आप उसको डिलीवर किस तरह करेंगे, कौन सी कंपनी के जरिए करेंगे, TCS के जरिए करेंगे, लिपर्ड के जरिए करेंगे, M&T के जरिए करेंगे, या और बहुत सारी पोस्टेक्स वगैरह की कंपनीज हैं, ट्रक्स है, तो उनके जरिए करेंगे। कौन सा अच्छा है, कौन कितने पैसे लेता है, कौन का डिलीवरी फास्ट है, कौन कम भंड मारता है, वगैरह वगैरह। थर्ड वन, आपने ये सब कुछ कर लिया, इससे प्रोडक्ट बिकती तो नहीं है, प्रोडक्ट किससे बिकती है, मार्केटिंग से। फर्स्ट वन इज डिजिटल मार्केटिंग, कि आप किस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब और इनके जरिए अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग उसमें इंटरेस्ट लेके आपसे वो खरीदेंगे। ठीक है, दैट इज द थर्ड फोर्थ फिफ्थ वन, डिजिटल मार्केटिंग। एंड द लास्ट वन इज द मीडियम टू सेल। ठीक है, ये मीडियम टू सेल क्या होगा वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो हाँ, फाइनेंसिंग, जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा इशू होता है कि फाइनेंसिंग को हैंडल करना, कि कोई प्रोडक्ट कितने की आएगी, उसकी पैकेजिंग कितने की पड़ेगी, उसकी फिर उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट कितने की पड़ेगी, उसके अंदर डिलीवरी कॉस्ट कितने की पड़ेगी, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट कितना जुड़ेगा, ये सब कुछ कर करके प्रोडक्ट पहुंचेगी। उसके अंदर अगर नहीं पहुंचती तो लॉस वापस आएगा, तो लॉस कितने का होगा, बड़ा बड़ा ये सारी चीजें हम फाइनेंसिंग में पढ़नी पड़ेंगी। फाइनेंसिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस बिकॉज दिस इज द बैकबोन। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, खासकर आपने उसमें देखे को कमाल के टीचर होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपना कोई कोचिंग सेंटर या स्कूल खोलते हैं ना तो धड़ाम से नीचे गिरता है। वजह क्या है कि उनको टेक्निकल पार्ट ऑफ द बिजनेस तो आता है, यानी कि पढ़ाना आता है, लेकिन बिजनेस सिर्फ पढ़ाने का नाम नहीं है। स्कूल इज द बिजनेस और बिजनेस पढ़ाने का नाम नहीं है। बिजनेस नाम है मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का, फाइनेंसिंग का, अकाउंटिंग का, पता नहीं ब्ला ब्ला। टेक्निकल पार्ट इज ओनली वन पार्ट। एक अच्छा शेफ है जो कोई मैकडोनल्ड से भी अच्छा आप अगर सिंगर बनाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपना अच्छा रेस्टोरेंट चला सके, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर अच्छा सिंगर बना देना सिर्फ एक काम है, उसके अलावा भी वो काम है जो कि अपनी तरीके से होने चाहिए, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स फाइनेंसिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा या पैसे को अच्छे तरीके से खर्च नहीं किया तो बहुत जल्दी आपका पैसा खर्च हो जाएगा, या तो जाया हो जाएगा, या तो वहां नहीं लगेगा जहां पर एक्चुअली प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रोडक्ट, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज, इसको किस तरह मैनेज करना है, इट इज आल्सो द मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड द कस्टमर लॉयल्टी, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कस्टमर को लॉयल बनाना बहुत जरूरी है। आते हैं कैटेगरी सिलेक्शन के ऊपर। कैटेगरी सिलेक्शन क्या होती है कि देखो, पहली बात ये है कि
कभी भी किस हर चीज के माहिर नहीं बन सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी जनरल स्टोर बड़ा नहीं बनता। आप मुझे एक ब्रांड बता दो दुनिया का जो कि जनरल स्टोर हो, जो सब चीजें बेचता है, कपड़े भी बेचता है, जूते भी बेचता है, ज्वेलरी भी बेचता है, ये भी बेचता है, वो भी बेचता है। सुपर स्टोर होगा, ठीक है, जो दूसरों की प्रोडक्ट बेचे। कभी भी कोई खुद सारी प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। गुल अहमद है, क्या बेचता है? कपड़े बेचता है, ठीक है, या उस एक वुमेन को बेचता है, वुमेन से रिलेटेड चीजें बेच लेता है। बहुत बार तो जूतों की तरफ चला जाएगा, हालांकि मैंने जूते भी नहीं कभी देखे, हाँ कपड़ों में प्रिंटेड वाले ये वगैरह वगैरह, ठीक है। बाटा क्या बेचता है? शूज बेचता है, ठीक है। बाटा कपड़े नहीं बेचता, ना ज्वेलरी बेचता, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे बिजनेसेस उठा लो, इवन तो इनके अंदर भी डिविजन्स होती हैं। नाइकी है, नाइकी क्या बेचता है? जूते भी बेचता है, कपड़े भी बेचता है। नाइकी की जो नीश है ना, वो है स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स वेयर बेचता है। अब स्पोर्ट्स के लिए उसको जूते चाहिए, स्पोर्ट्स की जर्सी वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्पोर्ट्स को उसने टारगेट किया हुआ है। ऐसे ही है। इसीलिए अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको कोई एक चीज उठानी पड़ती है जिसमें आप उस एक चीज के माहिर बन जाओ। कभी भी आप बहुत सारी चीजों के माहिर नहीं बन सकते, और एक ही चीज बहुत आगे लेके जा सकती है अगर आप उसको अच्छे से कर लो। इतनी कंपनीज हैं जो कि एक एक चीज बेच रही हो, उससे $billion कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो। वुमेन फैशंस में जा रहे हो, मेन फैशंस में जा रहे हो, ग्रोसरीज में जा रहे हो, होम एंड लाइफस्टाइल की चीजों में जा रहे हो, यानी कि सोफे वोफे डेकोरेशन आइटम वगैरह ये इस तरह में जा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी बहुत सारे अलग हैं। जो लोग फ्रिज और AC और इस तरह की चीजें बेचते हैं वो मोबाइल फोन और एसेसरीज नहीं बेचते। जो मोबाइल फोन और एसेसरीज बेच रहे हैं वो ओवन और बाकी चीजें नहीं बेचते, ठीक है। तो इनके अंदर भी बहुत सारी निशेज हैं, ठीक है। अब आप वो देख लो, रॉलिंस क्या मोबाइल बनाती है? नहीं बनाती, ठीक है। और वीवो फ्रिज नहीं बनाता, हालांकि दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी बहुत सारी निशेज है। इसी तरह वुमेन फैशन है, स्टाइलो सिर्फ वुमेन के सैंडल्स वगैरह बेचता है, कपड़े नहीं बेचता। और इसी तरह सना सफीना सिर्फ कपड़े बेचता है, उसके सैंडल्स नहीं बेचता। तो अंदर ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी का काम कर रहे हैं वो सिर्फ ज्वेलरी लेके बैठे हैं, हालांकि वो भी वुमेन फैशन के अंदर ही आती है, ठीक है। तो आपको किसी एक चीज का माहिर बनना है और आपको ये चीज बहुत केयरफुली उठानी है कि वो एक चीज होगी क्या, उसके कस्टमर सेगमेंट किस तरह का है, उसकी मार्केट कितनी है, उसकी आने वाली मार्केट कितनी है, ये सारी चीजें आपको अंदाजा लगानी पड़ती हैं। बहरहाल अगले चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स आता है, इस तरह फेस वॉश हो गया, इस तरह की चीजें, सॉप वगैरह, इस तरह की चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज तो अलग अलग, होम अप्लाइंसेज आ गई, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह आ गया, वॉचेस बैग्स एंड ज्वेलरीज आ गई, एंड ऑटोमेटिव ये अलग ही चीज हो गया, गाड़ियों वाड़ियों का। इसके अलावा भी बहुत सारी निशेज हैं। आप दराज पे जाओ, आप अमेज़न पे जाओ तो आपको सामने मिल जाएंगी। आप ये देखो, ये सारी आ रही हैं। अब ग्रोसरी एंड पेट्स के अंदर भी आप देखो तो इतनी कैटेगरीज हैं। तो क्या है, ब्रेकफास्ट एंड कोई स्नैक्स पे आ गया, बेवरेजेस अलग आ गया, फूड स्टेपल्स अलग आ गया, लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड अलग आ गया। हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर मेकअप, ब्यूटी, स्किन, हेयर, फिर मैन फैशंस के अंदर आप देखोगे कितनी चीज़ें हैं, वुमेन फैशंस के अंदर कितनी चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, आपको बस सर्च करना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जा रहे हो। अब अगेन मैं आपको जिस तरह वो बता रहा था ना कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं चैंपियन हूँ, तो फिर आपको ये सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए कि कोई प्रोडक्ट कैसे चूज की जाती है, क्योंकि सारी इसी के ऊपर डिपेंड करता है आगे पूरा बिजनेस कि ये प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की जो नीश है वो क्या होगी। अब इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, जो लोग रिसर्च कर चुके हैं उनकी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, उनके फार्मूलाज हैं, उनके फ्रेमवर्क्स हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता, आपको जाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, अच्छा ये वाला प्रोडक्ट्स क्यों नहीं, ये वाले क्यों नहीं, अच्छा और क्या फार्मूलाज हैं, इसके ऊपर आपको रातें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तभी आप ये चीज़ सीखते हो, ये साइंस सीखते हो। ये ज़्यादा पैसा देने वाली है, लेकिन बहरहाल ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगेन आते हैं कि आपने कोई कैटेगरी या प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, ठीक है,
फिर आपको ये देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट को कुछ फैक्टर्स में ना निखारना पड़ता है कि यार ये फैक्टर्स में इनका रिजल्ट क्या आ रहा है और ये मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये हर एक के लिए अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक पाकिस्तान में बंदा रहने वाला एक सऊदी अरब के बराबर नहीं हो सकता। पाकिस्तान का क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज है, सऊदी अरब का बिल्कुल ही चेंज है, ठीक है। इसी तरह एक कराची में रहने वाला लाहौर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कराची के पास पोर्ट है, तो लाहौर के पास और कोई चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हर एक को एनालाइज करना पड़ता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट क्या पड़ता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रिसर्च डिजिटली के अंदर आता है। पहली बात है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, ये बोर्ड मिल सकता है मुझे, मार्कर भी दे देना मुझे। ठीक है, यहाँ रख दो ताकि मैं बात साफ कर सकूं। सबसे पहले कॉस्ट को करते हैं। कॉस्ट, अब आप देखो कि आपको ये एनालाइज करना है कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया है या मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं खुद जो या तो बिजनेस कर रहा हूँ या तो जो मैं जिसके लिए बिजनेस कर रहा हूँ वो उसकी ओवरऑल कॉस्ट बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब जस्ट सपोज कि मैंने प्रोडक्ट चूज की शूज, ठीक है। अब शूज मुझे जो मैं जिस टाइप के, अब देखो ये भी हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ता है शूज बेचने के लिए कौन सी मैंने सेगमेंट को चूज करना है। जहां पर वो सेगमेंट भी है जो कि 1000 के शूज लेते हैं, यहाँ वो सेगमेंट भी है जो कि 4000 के शूज लेते हैं, यहाँ वो सेगमेंट भी है जो 10,000 के शूज लेते हैं, और वैसे सेगमेंट भी हैं जो 50,000 के शूज लेते हैं, और ऐसे भी है जो 5 लाख के भी लेते हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े ब्रांड्स उठाओ, स्नीकर 5-5, 10-10 लाख कीमत होती है उनकी। तो आपको तो पहले ये चूज करना पड़ेगा कि मैं शूज बेचना किसको है। मैंने लोअर क्लास को बेचना है, मिडिल क्लास को बेचना है, अपर मिडिल को बेचना है, या एलीट क्लास को बेचना है, ताकि फिर मैं, क्योंकि आप खुद ये समझ लो कि आप हर एक को नहीं बेच सकते। ये बिजनेस का डिजास्टर होता है कि ये वो बोले कि मैं एलीट को भी बेचूंगा और मैं लोअर को भी बेचूंगा। ऐसा कभी मुमकिन है ही नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? आप खुद सोचो, एक बंदा जिसके पास लैंड क्रूजर 5 करोड़ की गाड़ी है, वो 1000 गज के बंगले में रहता है, ठीक है, वो तकरीबन 20-25 हजार का सूट पहनता है, और उसकी जेब में एप्पल है, एप्पल का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, 14 प्रो होगा, ठीक है। अब वो अपनी लैंड क्रूजर से उतरता है और सामने देखता है एक बाइक पे बंदा है और उसके हाथ में भी एप्पल है, उसको क्या होगा? मतलब उसकी जो यूनिकनेस थी ना, स्टेटस था, वो खत्म हो गया।
उसको क्या चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा है तो मैं यूनिक हूं, सबसे अलग हूं। इसीलिए तो उसने लैंड क्रूजर खरीदी है, इसीलिए तो वो इतने बड़े घर में रहता है, इसलिए तो वो सबसे महंगी कपड़े पहन रहा है। अब जब मोबाइल उसके पास भी यही है, वो इसके पास भी है, इसकी सारा फेल हो गया। अब वो कोई और ब्रांड की तरफ जाएगा जो कोई आम बंदों के पास ना हो, वो फिर किसी लीड क्लास के पास हो। अगर ये एप्पल हर एक के पास होने लग गया ना तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर हो जाएगा एप्पल के लिए। इसी वजह से एप्पल महंगा बेच, हालांकि आपने अगर चलाया था एप्पल को, कुछ प्रॉपर्टीज के लिहाज से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। किसी भी कंपनी का थोड़ा अच्छा मोबाइल उठा लो, वीवो का ही थोड़ा सा आप उठा लो 70-80 हज़ार वाला, और एप्पल से मैच कर लो चंद फीचर्स जो कि अक्सर किसी बंदों के काम के होते ही नहीं है। ठीक है, आम बंदे ने क्या करना है, वीडियो चलानी है, व्हाट्सएप चलानी है, फेसबुक वगैरह चलानी है, इसके लिए क्या चाहिए, कोई उसने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल तो नहीं चलाने ना उसके अंदर, को उसको कोई बहुत बड़ा प्रोसेसर चाहिए या रैम चाहिए। लेकिन क्या चीज़ है, स्टेटस, यूनिकनेस, ये सबको चाहिए। पढ़े लिखे को अलग चाहिए और दूसरे को अलग चाहिए, ऐसे ही है। तो ये चीज़ें आप एक प्रोडक्ट किसी को नहीं दे सकते, आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं किसको बेचना चाहता हूँ। मैं लोअर क्लास को बेचना चाहता हूँ, मैं मिडिल क्लास को बेचना चाहता हूँ, मैं अपर मिडिल को बेचना चाहता हूँ, मैं अपर को बेचना चाहता हूँ या एलीट को बेचना चाहता हूँ। मैं किसी एक को ही बेच सकता हूँ, सबको नहीं बेच सकता। ठीक है, मैं जब लोअर क्लास को बेचूंगा तो मेरी सारा फोकस इस चीज पे होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को सस्ते से सस्ता बनाऊं, और जब मैं अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास को बेचूंगा तो फिर मेरा सारा फोकस इस बात पे होगा कि मेरा प्रोडक्ट सबसे यूनिक हो, बेस्ट से बेस्ट फीचर हो और आला से आला क्वालिटी हो। प्राइसेस का मसला नहीं है, ऐसे ही है। मैं अब वो बेस्ट फीचर वाला लोअर क्लास को नहीं बेच सकता, और जो लोअर क्लास वाला जहां मैंने पूरी थिंकिंग की इस वजह से मैं सस्ते से सस्ता किस तरह बनाऊं, वो मैं ऊपर वाली क्लास को नहीं बेच सकता। ठीक है, तो ये मुझे खुद ही डिफाइन करना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अक्सर कंपनीज फिर ऐसा करती हैं कि कुछ अपने ही ब्रांड में से ना नए ब्रांड निकालती हैं अलग सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। मतलब सर्विस एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपर क्लास है उसको टारगेट करता है अपने नए फीचर्स में, उसने एक एंड्योर कंपनी अलग से बनाई है। वो एंड्योर क्या करती है, वो जो मिडिल क्लास को टारगेट करती है। बाटा है, बाटा अपनी अच्छी प्राइसेस में बेचता है, उसने एक कंपनी अलग से बनाई है एरोसॉफ्ट के नाम से। एरोसॉफ्ट क्या करती है, मिडिल क्लास को टारगेट करती है। तो इसी तरह यूनिलीवर है या पता नहीं कौन सा रॉकेट वो है, उसने सर्फ एक्सेल भी बनाया हुआ है, बोनस भी बनाया हुआ है, दोनों एक ही कंपनी है। सर्फ एक्सेल वो अपर मिडिल क्लास और उनको बेचता है, बोनस बिल्कुल लोअर क्लास और मिडिल क्लास को बेचता है। और आप एक स्ट्रेटेजी में भी चेंज देखोगे, बोनस बेचते वो कभी भी कोई क्रिएटिव बात नहीं करता, बोनस बेचते हुए सिर्फ एक ही बात करता है, 20% एक्स्ट्रा, इतना सस्ता, और दिखाएगा भी तो गांव का माहौल दिखाएगा, गरीब लोग दिखाएगा। सर्फ एक्सेल बेचेगा तो क्या करेगा, बनाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, क्रिएटिविटी, बोलेगा दांत तो अच्छे होते हैं, अब पैसों की बात नहीं करेगा, अब बोलेगा क्रिएटिविटी बड़ी चीज है, वो बच्चों को खेलने दो, बच्चों को अपने वो करने दो, दाग लगते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। अब वहां जो फैमिली दिखाएगा तो दाग दिखाएगा, बड़ा सा बंगला होगा, अच्छे वेल सेटल्ड लोग होंगे। तो दैट इज द मार्केट सेगमेंटेशन, कि आप बेच किसको रहे हो, आप सबको नहीं बेच सकते। बोनस पे आप उसकी सारी होती है सस्ते से सस्ता बनाओ, ज्यादा से ज्यादा दूं, सर्फ एक्सेल को अलग से कर रहा है, टॉप को दूं, महंगा दूं। ठीक है, तो ये एक पहले है कि कस्टमर सेगमेंटेशन। अब इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा कि कस्टमर सेगमेंटेशन किस तरह होती है। ये आप अपने पास लिख लो, जाओ यूट्यूब पढ़ा भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा है, और आप मैंने इतना आपको डिफाइन कर दिया, लेकिन ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता है, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, सब कुछ है, आप अपने पास लिख दो कस्टमर सेगमेंटेशन किस तरह होती है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस कस्टमर सेगमेंटेशन पढ़ाने वाले। बहरहाल मैंने शूज लिए, शूज मैंने ट्राई किया कि मैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को बेचूंगा, जो मेरे शूज की जो कीमत होगी ना वो ऑन एवरेज 4 से 5 हज़ार होगी। ठीक है, तो मैंने 4K to 5K अपनी एवरेज प्राइसिंग रखी है शूज की। अब जो 4 से 5 हज़ार की शूज है ना वो ऑब्वियसली मुझे 1.5 से 2 हज़ार के तो पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरी जो ये प्राइस हो गया, मेरी जो कॉस्ट होगी इसके ऊपर क्या होगी, तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार रुपए।
जस्ट सपोज कि मैं एक दिन के 10 शूज बेचता हूं, ठीक है, तो महीने के कितने हुए? दिन के 10 बेचे हो तो महीने के कितने हुए? 300 हुए, ऐसे ही। अब मेरे पास पर डे सेल जैसे सपोज 10 है, पर मंथ सेल जो हो गई कितनी हो गई? 300 शूज, ठीक है। अब 300 को मैं अपने अपर लिमिट 2000 से मल्टीप्लाई करता हूं। एक शूज अगर मेरे पास 2000 का है तो कितने हुए? 60,000। तो मेरे पास पर मंथ कॉस्ट बजट कितना हुआ? 60,000 रुपए। यानी कि मेरी जेब में कितना होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट एटलीस्ट करने के लिए? ये थोड़ा गलत कैलकुलेशन आप लोगों ने की है, दैट इज 6 लाख, ठीक है। 300 शूज 2000 का एक है, तो 2000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? 2 लाख, और अगर मैं उसको 300 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 लाख रुपए। तो सीधी सीधी मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। अगर मुझे 10 शूज भी रोज के बेचने हैं तो मेरे पास महीने का स्टॉक कितने का होना चाहिए? 6 लाख रुपए का। अब मेरी जेब में अगर 6 लाख रुपए ही नहीं है तो मुझे या तो ये करना है कि मैं कुछ और स्ट्रेटेजी, तरह लाखों स्ट्रेटेजीज हैं, या तो मैं लोअर क्लास में डील करूं, या तो मैं बेचूं ही नहीं 10, मैं 2 ही बेचूंगा, ठीक है, इससे ऊपर बेचूंगा ही नहीं, ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो भाई यार बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, अभी हम सिंपल रहते हैं। कोई 6 लाख रुपए। अब इशू ये है कि ये 6 लाख के शूज लाने से बिक तो नहीं जाएंगे, अभी तो मुझे और चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि जस्ट सपोज के मुझे मार्केटिंग करनी है, तो फेसबुक और इनको भी पैसे देने, ठीक है। मुझे मार्केटिंग आती भी हो खुद, मैं किसी से करवा नहीं रहा, लेकिन अगर मुझे उसके बाद मार्केटिंग करनी है तो मुझे पैसे देने हैं। और जस्ट सपोज मैं मार्केटिंग इसके कम से कम भी मैं इसको बजट ना कम से कम भी 2 लाख रखूंगा पर मंथ मार्केटिंग बजट, दैट वुड बी 200,000, इट वुड बी 2 लाख। तो ये टोटल हुआ 8 लाख, ठीक है। अब मुझे क्योंकि डिलीवरी के पैसे शुरू में नहीं देने, डिलीवरी के पैसे तभी देने हैं जब वो डिलीवर हो जाएगा, कस्टमर पैसे दे देगा तो उसमें से डिलीवरी वाला काट लेगा। तो डिलीवरी को शुरू में कैलकुलेट करके फायदा नहीं है, ठीक है। अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ना मैंने कोई इन्वेंट्री में बंदा रखा है, ना मैंने कोई सेल्स में बंदा रखा है, ना किसी और में रखा है। अभी मैं सारा काम खुद ही डील कर रहा हूँ। मैंने अपने घर के अंदर ही इन्वेंट्री रखी हुई है, खुद ही पैकेज करता हूँ, खुद ही सेल्स करता हूँ, खुद ही सब कुछ करता हूँ और बेच देता हूँ, ठीक है। तो कम से कम मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 महीने तक सस्टेनेबल बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए? 8 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। ये 8 लाख कम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट, कि मैं इतनी महंगी प्रोडक्ट बेचूं ही ना, मैं कोई सस्ती प्रोडक्ट बेच लूं, मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच लूं जो कि 300 की आए 1000 की बिक जाए, ऐसे ही होगा। तो वो मुझे बहुत नीचे गिरा देगी। आप खुद सोचो कि 300 को मैं मल्टीप्लाई करूं अगर 300 से, तो ये 90,000 में सिर्फ इन्वेंट्री डील हो जाएगी, और मैं 1 लाख रुपए मार्केटिंग बजट भी रखूं तो ये 2 लाख में शुरू हो जाएगा। अगर कोई मैं प्रोडक्ट उठा रहा हूँ 300 वाली, इसी तरह मैं कोई 500 वाली उठा लूँ, 200 वाली उठा लूँ, डिपेंडिंग। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके ओवरऑल बजट पे कितना इम्पैक्ट डाल रही है और आपकी ईज ऑफ बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट डाल रही है आपके सामने। तो फर्स्ट चीज जो आपको भी प्रोडक्ट चूज करते हुए करोगे, दैट वुड बी प्रोडक्ट कॉस्ट। पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो, क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, आप इसको ओवर द टाइम पीरियड बेयर कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। द सेकेंड चीज इज कलर्स। तो जिस चीज के अंदर जितने कलर्स होते चले जाएंगे, कलर्स के साथ आप साइजेस एंड वेरिएशंस भी ले लो, तो ये जितने होते चले जाएंगे इनिशियल प्राइस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। कैसे? जस्ट सपोज आप शूज ही बेच रहे हो। अब शूज के अंदर जस्ट सपोज आपने रखे हैं 5 डिजाइन, आप सिर्फ 5 डिजाइन बेचते हो और कुछ भी नहीं बेचते, सिर्फ 5 डिजाइन है, ठीक है। 5 किस्म के डिजाइन है और हर डिजाइन के आप समझो कि 4 कलर है, ठीक है। तो कलर कितने हुए?
4। और हर कलर के अंदर आप समझो कि कम से कम 3 साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये साइज भी हो गया, ऐसे ही है। अब आप सोचोगे कितने बनते हैं? 60। यानी कि आप 5 डिजाइन भी लेने तो और एक एक लेना है तो आपको कितने शूज लेने पड़ेंगे? 60। और एक बिक गया तो मतलब मैं बोलूं कि डिजाइन 1 का कलर 1 और साइज स्मॉल ये एक ही है, और वो बिक गया। और दूसरा बंदा आया, मुझे डिजाइन भी 1 चाहिए, कलर भी ब्लू चाहिए और साइज भी स्मॉल ही चाहिए, आपके पास अगला शूज नहीं है, आपके पास वो एक ही है। तो आप एक वेरिएशन के कम से कम 3-4 तो रखोगे। अब वो 3-4 रखोगे तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 240। 240 शूज आए, ठीक है। सिर्फ 4 यूनिट्स आए यूनिक, ठीक है। और कीमत तकरीबन अगर ये 6 लाख है तो 5 लाख पे पहुंच गई। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में से 5 डिजाइन आए हैं जिसके अंदर 4 कलर हैं और 3 साइजेस हैं और 4 हर एक का सेट। ये समझ आ रही है बात कि जितने कलर्स एंड वेरिएशंस बढ़ते चले गए आपके पास माल बहुत ज्यादा होगा, यानी यूनिक माल बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये भी आपको कंसीडरेशन करनी पड़ती है कि क्या मैं कलर एंड वेरिएशंस को हैंडल कर सकता हूं। और ये सिर्फ यहां पर मसला नहीं करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी मसला करेगा। जितने साइजेस एंड कलर्स एंड वेरिएशन ज्यादा होंगी, अभी तो इसके अंदर प्रिंट्स डाले ही नहीं है, प्रिंट्स भी हो गई है, इसमें अलग अलग किस्म के प्रिंट्स हैं, तो अलग ही वो चला शुरू हो जाती है, तो उसमें गलती के चांसेस और ज्यादा होंगे। किसी कस्टमर ने मंगवाया है कि मुझे इस दूसरे नंबर के डिजाइन के अंदर ब्लू कलर के अंदर मुझे मीडियम चाहिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ मीडियम की जगह वो कलर भी वही भेजा, डिजाइन भी वही भेजा, पर मीडियम की जगह लार्ज भेज दिया, बस गालियां अलग पड़ेंगी, फीडबैक अलग अलग आएंगे और नुकसान अलग होगा डिलीवरी आने जाने का, और फायदा कुछ भी नहीं। गलती होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होते चले जाएंगे। जितना कलर्स एंड वेरिएशंस हैं जो साइजेस हैं वो ज्यादा होंगे। क्या ये करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अगर हैंडल किया जा सकता है तो ठीक है। इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है। अगर आपके पास बजट है हैंडल करने के, आप कर सकते हो, या आपके पास टीम है जो हैंडल कर सकती है, तो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस है कर रहे हैं, कितने भी कपड़ों के बिजनेस हैं, शूज के बिजनेस हैं, वो सब ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो किया जा सकता है, बुरा नहीं है। और इसके अंदर ये है कि बिजनेस अच्छा क्रिएट भी होता है जब आपके पास अच्छे अच्छे डिजाइन, अलग अलग वेरिएशंस वगैरह होती हैं। किसी और का इंटर होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो किया जा सकता है, लेकिन एज अ स्टार्टअप आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इन टर्म ऑफ बजट एंड इन टर्म ऑफ द हैंडलिंग द इन्वेंट्री, ठीक है। तो साइजेस एंड कलर एंड वेरिएशंस का भी आपको देखना पड़ता है कि आप इसको टैकल कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अब आपकी चीज होती है यूनिकनेस, कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस क्या है। यूनिकनेस मतलब है कि वो बाकी प्रोडक्ट से या बाकी लोग जो बेच रहे हैं मार्केट के अंदर उससे मुख्तलिफ किस तरह है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक है, यूजफुल है, तो आप बहुत जल्दी कामयाब भी हो सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, ठीक है। अगर उनको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट ये मिलती कहां से है, और दूसरी बात है कि ये हमारे यहां से मिलेगी नहीं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप में से एक ब्रश किसी ने देखा है? अब आप देखो ये भी एक टूथब्रश ही है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये यूनिकनेस है कि एक बच्चा जो कि आसानी से वो वाला ब्रश नहीं कर सकता, या फिर बिल्कुल बच्चा है वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा ब्रश करने में, तो आप उससे इजीली इससे ब्रश करवा सकते हो। दैट इज द यूनिकनेस इन द डिजाइन ऑफ द ब्रश। ये चीज बेचना बहुत आसान है जब तक कि ये कॉमन ना हो जाए। जब ये कॉमन हो जाएगा, आसपास की दुकानों पे भी मिल रहा होगा, तब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये धोने होने में भी टाइम लगेगा, उस वक्त आप अपना प्रॉफिट बना चुके होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि आपकी प्रोडक्ट जितनी यूनिक है और यूनिक होने के बाद वो यूजफुल भी है। ये ना हो
पे सिर्फ यूनिक हो, उसका कोई फायदा एक्चुअल कोई खास फायदा ना। तो अगर वो फायदेमंद भी है और यूनिक भी है तो उसके ऑब्जेक्टिव आसानी से दिखेगा, उसकी मार्केटिंग में कम पैसा खर्च होगा और आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आसानी से बना सकते हो। और उसके अंदर प्राइसिंग भी आप अच्छी सी रख सकते हो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कितने का मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आ रहा है 139 का। ये मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने ये एक बुश 350-400 का भी बेचा है टाइम पे। आप और वो लेते कितने का थे? अप्रोक्सीमेटली 60 या 70 रुपए का। 60 या 70 रुपए का लेके 350-400 का वो बेचते थे। क्यों लोग ले लेते थे? क्योंकि देखो प्राइसिंग जो होती है ना वो लोगों को पता नहीं होती है, लोग अंदाजा लगाते हैं। किस चीज से अंदाजा लगाते हैं? कंपेयर करके अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, मतलब जब सपोज आप एक टूथब्रश है वो 60 रुपए का खरीदते हो, आप एक मेडिकल की दुकान पे जाते हो, टूथब्रश लेते हो, वो बोलता है ये 300 का, आप बोलोगे क्या ये तो बहुत महंगा है। आपको ये महंगा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ये 60 रुपए का मैं लेता हूँ। अगर आप जिंदगी में पहली बार ब्रश लेने गए हो ना, आपको नहीं पता ये कितने का, वो 300 बोलेगा, आप दे दोगे, तो आपको क्या पता है 300 का होता है, 400 का होता है या 50 रुपए का होता है? आप बोलोगे हाँ इतने का ही होता होगा। ठीक है, तो लोग कंपेयर करके प्राइसिंग का, और जब तक चीज यूनिक है तो उनको पता ही नहीं होता है प्राइसिंग कितनी है। उन्होंने बोला कि 300 का, हाँ 300 का भाई होगा, अलग डिजाइन है, अलग सब कुछ है, महंगा होता होगा। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। यूनिकनेस और इजी टू डिलीवर। अच्छा, कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि बहुत मुश्किल है डिलीवर होने में, तो जाहिर सी बात है उसका ऑनलाइन में कोई काम नहीं है। और जस्ट सपोज सबसे ज्यादा चीज जो बिकती है वो क्या है? आटा, चीनी, दाल, ये चीजें सबसे ज्यादा खाए जाने वाली लोगों को हर रोज जरूरत है। ठीक है, लेकिन इनका ऑनलाइन आप कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड नहीं देखोगे। वजह क्या है? एक 10 किलो का आटे की बोरी कितने की आती होगी? 1500-1600 की। और 10 किलो की आटे की बोरी को यहां से लाहौर भेजना कितने प्राइस आ जाएगी? कम से कम 1500-1600 ऊपर लग जाएंगे, इससे भी ज्यादा लग जाएंगे। तो अब मसला क्या है कि लोग बोलेंगे कि 1600 का आटा शायद लाहौर से मुझे जो 2000 का मिल रहा है, मैं कराची से 1600 का ले तो लूं, लेकिन ये तो मुझे लाहौर तक पहुंचते पहुंचते 3200 का पड़ेगा, तो फायदा ही नहीं होगा। ऐसे ही है। फिर आटा खराब होने का भी खदशा है, तो बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट है जो खराब होने का खदशा है। जैसे वो आप मछली का कारोबार कर रहे हो, अब मछली के कारोबार को, मछली को क्या करना है? मछली के एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसको ठंडा रहना जरूरी है। उसको आप लाहौर तक भेजोगे, वो 4 दिनों में पहुंचेगी, उस वक्त तक मछली खराब होगी या सही होगी आपको क्या पता। तो ये भी मसला है। आप कराची के अंदर अंदर तो बेच सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा एरिया हो गया, ये आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि बहुत नाजुक है, कोई शीशे की प्रोडक्ट है। अब मसला है जो इन्वेंट्री वाले होते हैं वो तो प्रोडक्ट यूं फेंक रहे होते हैं। ठीक है, अब वो जो उन्होंने फेंकनी है ना उस प्रोडक्ट में तो टूट ही जाना, वो लाहौर तक सही पहुंचेगी, सलामत पहुंचेगी या टूटी भी पहुंचेगी आप गारंटी नहीं ले सकते अनटिल अनलेस कि आप उसके ऊपर पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा ना करो। ठीक है, और उसको बिल्कुल सिक्योर ना बनाओ। तो ये आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इजी टू डिलीवर है या नहीं है। उन प्रोडक्ट को और उन बिजनेसेस को ऑनलाइन के अंदर एज हासिल होता है जो डिलीवर होना बहुत आसान है। आप अभी ऑनलाइन के अंदर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जो शुरू के अंदर सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज चली है ना वो क्या होगी? या तो कॉस्मेटिक्स होगी, या तो क्लोथिंग होगी, या इस तरह की कोई चीजें होगी। क्यों? अब कॉस्मेटिक की कोई महंगी से महंगी एक लिपस्टिक 3000 की लिपस्टिक है, उसका वेट कितना है? कुछ ग्राम है। तो डिलीवरी सस्ती, डिलीवरी क्या है यहाँ से लाहौर तक पहुंच रही है 150 रुपए में। अब 3000 की प्रोडक्ट के ऊपर 150 डिलीवरी है। उसी वक्त आटा 1600 रुपए का है, उसके ऊपर 1500-1600 डिलीवरी है। ठीक है, इसी तरह कपड़े भी कोई ज्यादा वो नहीं होते, आधे किलो के अंदर आ जाता है, तो आधा किलो की प्राइस के अंदर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये देखना आता है आपको कि इजी टू डिलीवर है कि नहीं। जितनी इजी टू डिलीवर आपकी प्रोडक्ट होगी उतना ऑनलाइन बिजनेस करना आपके लिए आसान होगा और वो बेस्ट प्रोडक्ट होगी आपके लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं।
कस्टमाइजेशन, रिकरिंग, फ्यूचर फोरकास्ट, यूएसपी में थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ये है कि अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में है तो आपको ये एज हासिल होता है कि आप उसके अंदर नई नई चीजें ट्राई कर लो, नए नए चीजें लेकर आ जाओ और मार्केट के अंदर कुछ यूनिकनेस ले आओ। लेकिन अगर आप कोई चीज खुद नहीं बना रहे या ना बना दो, ना आपको लगता है कि आप फ्यूचर में कभी बना पाओगे, तो इसके लिए आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा किसी और के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कोई भी आप उठा सकते हो तो कोई और भी उठा सकता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये प्रोडक्ट थी। अब मसला ये है कि चाइना से ये आ रही है, चाइना से एक इंपोर्टर ला रहा है, इंपोर्टर आगे बेच भी रहा है तो 70 रुपए में बेच रहा है। मुझे पता चल गया है कि मैं पाकिस्तान के अंदर ना कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता, बना भी लूँ तो इतनी सस्ती नहीं बना सकता, क्योंकि ना मेरे को इतना मटेरियल मिलेगा, ना मुझे ऐसी मशीनरी मिलेगी, और अगर मैं ये ले भी आया तो मुझे उससे ज़्यादा महंगी पड़ेगी। मैं यहाँ पर जो 70 रुपए की चाइना मुझे बनाकर यहाँ तक दे रहा है, मैं खुद बनाने जाऊँगा तो शायद 100 रुपये में मुझे खुद पड़े। ठीक है, पहली चीज़ तो होगी ये मैं खुद नहीं बना सकता, मैं इसका कोई डिज़ाइन चेंज कर दूँ मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं बना ही नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से मैं उठा रहा हूँ वहाँ से कोई और भी उठा सकता है, जब किसी और ने भी उठा ली तो वहाँ पे मेरा अच्छा कॉम्पिटिशन बन सकता है। ठीक है, तो मेरे उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में है और वो आपको सुटेबल भी है, सस्ती भी पड़ रही है, तो ये बिजनेस के अंदर हमेशा एक एज रहता है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वही आप हाथ में ले सकते हो जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कपड़े हैं, जूते हैं, इस तरह की वॉलेट्स वगैरह के लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग आप अपने हाथ में ले सकते हो। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो तो भूल ही जाओ, कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना को बीट करना, ताइवान को बीट करना अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल है, और बाकी भी चीज़ें ऐसी हैं को जो आप नहीं कर सकते बीट। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सिर्फ इस तरह की प्रोडक्ट्स ही हम मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हाथ में नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैं ऐसे अरबों रुपए के बिजनेस बता दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ चाइना से लाते हैं और बेच देते हैं। उनके पास ये भी होता है कि जब वो एक पॉइंट पे आने के बाद बहुत ज़्यादा माल उठाते हैं तो वो चाइना की फैक्ट्री से ही वेरिएशन करवा लेते हैं अपनी मर्जी के, तो उनको बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट इस टाइप का चाहिए, इसके अंदर ये चेंजेस कर दो। तो ये भी होगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हाथ में नहीं है तो हो ही नहीं सकता, हाथ में आ जाए तो एक बेहतर चीज हो जाती है, एक एज हासिल हो जाता है। ठीक है, नहीं आया तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कस्टमाइजेशन, जो बिजनेस जितना कस्टमाइज्ड होता चला जाएगा उसका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, वो बिजनेस करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे सपोज आप सपोज अबाया बेचते हो, अब अबाया आपको पता है कि एक आता है जनरल साइज है, भाई हमारा मीडियम साइज है और लार्ज साइज है। अब जो भी उसको खरीदेगा तो उसको अपने हिसाब से अल्टर करवाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उन साइजेस पे कोई भी 100% तो फिट नहीं बैठ सकता, या तो वो कभी भी उस फिटिंग से मुतमईन नहीं होगा, या ये मुझसे थोड़ा बड़ा है या मुझसे थोड़ा छोटा है। ठीक है, या तो फिर उसको अल्टर करवाना पड़ेगा, और अल्टर करवाने के बाद उसको लगेगा कि यार वो बात नहीं बनी। ठीक है, आप आते हो बोलते मैं अबाया बेच रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली आपके साइज का, आप मुझे साइज भेजो, मैं आपके साइज का बनवाऊंगा, आप मुझे कलर भेजो, मैं उस कलर में बनाऊंगा, आप मुझे डिजाइन भेजो, ये प्रिंट्स है मैं आपको वो बना के दूंगा, आपके लिए स्पेशली बनाया जाएगा वो अबाया। अब आप इसके लिए ना जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है। ठीक है, अब एक अबाया जो आपका सिलाया था वो आप उसी वक्त भेज सकते थे, 5 दिन में उसके पास पहुंच सकता था। अभी तो आप उसके रिक्वायरमेंट्स लोगे, दर्जी को बताओगे, सिलवाओगे, हफ्ता इसमें लगेगा, फिर हफ्ता पहुंचने में लगेगा, तो ये 2 हफ्ते का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि उससे पहले आपको उस कस्टमर से ऑलरेडी प्री पेमेंट लेनी पड़ेगी। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं आपको भेजूंगा फिर पेमेंट करना, पता चला उसने अपनी मर्जी का सिलवा भी दिया, सब कुछ कर दिया, जब तो असल पहुंचा बोले मैं ले ही नहीं रही। ये भी बड़ा उसको बोलेंगे पहले पेमेंट करोगे, कम से कम हाफ पेमेंट तो आप पहले करोगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि इसके अंदर बहुत मेहनत लगेगी, पूरा प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, कौन डेटा लेगा और फिर वो डेटा सही भी ले, फिर उसके साथ शेयर भी करे, फिर उसके बाद वो आए दर्जी के पास, वो पूरा एक प्रोसेस, एक चीज प्रोसेस में चलेगी, तो एक लंबा मुश्किल काम होगा। तो ये हर्डल्स है। अच्छी बात क्या होगी, एक बार आपके कस्टमर को ये चीज अच्छी लग गई
तो उसको कभी भी सिले सिलाए अबाया में मजा नहीं आने वाला। वो है कि भाई मेरी साइज का, मैं जैसा चाहती हूँ, जैसे बटन चाहती हूँ, जैसा प्रिंट्स चाहती हूँ, वैसी चीज बन जाती है। तो ये चीज सही है। तो आपने अगर इस तरह के 5 साल लगाकर आपने 5000 कस्टमर बना दिए इस तरह के, जिसको जो पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ 24 में से चलो 12-13 करोड़ और खवातीन होंगी, उस 12-13 करोड़ खवातीन में से 5000 खवातीन ऐसी है जिनको आपके अबाया के अलावा कहीं और चीज दिखती नहीं है, उन्होंने आपसे ही बनवाया है और वो हर 2 महीने में एक अबाया लेती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2500 अबाया के ऑर्डर आपके पास हर महीने के, और 2500 अबाया के ऑर्डर के ऊपर अगर आपने जस्ट सपोज एक अबाया पे 1000 रुपए भी कमा लिए, जो कस्टमाइज है, आपकी प्राइसिंग भी हाई होगी, तो 2500 आप इस बिजनेस को यहाँ तक पहुंचा देते हो, 1000 रुपए कमाते हो, तो तकरीबन ये बन गया तकरीबन 25 लाख का बिजनेस। मतलब 25 लाख रुपए आप प्रॉफिट कमाओगे। सिर्फ क्या किया है, अबाया बेचा। ठीक है, आपने कोई पहाड़ सर नहीं लिया। एक अच्छे तरीके से अबाया बेच के भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगेन ये बेचना इतना आसान नहीं है कि वो हर महीने 25,000 अबाया के ऑर्डर आएंगे, उसको किस तरह इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, कितने टेलर बिठाने पड़ेंगे हर महीने। एक टेलर एक दिन के कितने सीलेगा, 2 सीलेगा, महीने के 60 सीलेगा, तो 2500 के लिए कितने टेलर बिठाने पड़ेंगे। तकरीबन मैं 2500 का हिसाब लगाऊं, हाँ बच्चे इस गलती में ना कभी भी ना पड़ना। कभी भी बिजनेसमैन कभी भी खुद काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक बंदा खुद टेलर है ना, वो ना कभी कस्टमर सर्विस पे ध्यान दे सकता है, ना वो आपके सिस्टम बनाने पे काम दे सकता है, ना वो प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है, ना वो ये चेक कर सकता है कि उसका काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि उसने तो अबाया दिया, वो अबाया दिएगा, वो बोलेगा बाहर देगा बाकी काम। तो ऐसा बिजनेस क्या चलेगा। एक बिजनेस ओनर जैसे कोई रेस्टोरेंट हो, वो खुद बैठ के किचन में बर्गर बना रहा है, तो उसको क्या पता यार कि मेरा रेस्टोरेंट की सफाई सही हुई है कि नहीं, मेरा जो आगे वेटर है वो सही जाके बात करता है कि नहीं, मेरी जो इन्वेंट्री है, फाइनेंसिंग है, वो सही हो कि नहीं, वो उसको तो बर्गर बनाना है ना। और आप बिजनेस के अंदर ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप बोलते हैं ये काम भी मैं कर लेता हूँ, बचा। आपने 50,000 बचाने के लिए उस बंदे के एक टेलर कितने ले लेगा, 40,000 ले लेगा। अपनी कीमत आपने 40,000 लगा दी, आप 25 लाख रुपए कमाओ ना, 40,000 की टेलर भी उसको दे दो, उसका घर भी चलने दो भाई। आपने जो लाखों का काम करना था बिजनेस हैंडल करने का, 40,000 की जॉब के लिए आपने वो बड़ा गलत कर दिया। तो ये बात तो कभी भी नहीं करनी कि बिजनेसमैन का काम ये है कि चीजों को मॉनिटर करना है, हर कोई अपना काम सही से करे। वो खुद काम करने लग जाएगा ना तो बड़ा गलत कर देगा, खुद वो काम नहीं करना। अगर 2500 में डिवाइड कर रहा था कितने से, 60 से, तो कम से कम 42 टेलर आपको बिठाने पड़ेंगे। अब 42 टेलर को बिठाने के लिए आपको जगह चाहिए, एक बड़ी जगह चाहिए जहाँ 42 टेलर बैठेंगे, फिर उनकी मशीनें 42 होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, अगर एक छुट्टी करेगा तो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है महीने में 1-1, 2-2 दिन तो छुट्टी करेंगे ना वो, फिर उसका क्या होगा। आपका काम ये है, ये हैंडल करना, अबाया सीना नहीं। अबाया सीने पे लग गया तो ये चीजें फिर बर्बाद हो गई। ठीक है, आपको हर 10 टेलर पे हो सकता है एक मैनेजर रखना पड़े, भाई इन 10 की रिपोर्ट मैं आपसे लूंगा। फिर आपको हर 40 टेलर के लिए 4 मैनेजर रखने पड़ेंगे, उन 4 मैनेजर पे एक और मैनेजर लेना पड़ेगा तो जो उन 4 मैनेजर को डील करे, क्योंकि आपके पास तो भी कितना काम है, सिर्फ अबाया सीना तो नहीं है, फाइनेंसिंग भी डील करनी है, डिलीवरी 2500 डिलीवरीज होंगी हर महीने, उनको भी डील करना है। फिर उसके बाद जो ऑर्डर वहाँ मिस्टेक्स होंगी उनको भी डील करना है, डेटा मैनेजमेंट किस तरह होगी ये भी देखना है। ये इतना बड़ा काम है। ठीक है, आपको ये मैनेजर रखते हुए पूरी टीम बनानी पड़ती है, फिर जनरल मैनेजर रखना पड़ेगा जो इन सारे मैनेजर्स को डील करे, फिर उसके ऊपर आप होंगे और फिर आप ये सिस्टम लेके चलोगे। ये कस्टमाइजेशन आपको समझ आ गया कि इसके कुछ मसाइल भी हैं। खुद कस्टमाइज आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे कस्टमाइजेशन के लोग, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना तो लड़कियां वगैरह होती हैं बेडशीट के ऊपर डिजाइन बना लो, हम आपको लिख कर देंगे कुछ,
डिजाइन के ऊपर, ये कस्टमाइजेशन बिजनेस है। आपके कप के ऊपर, ब्रेसलेट के ऊपर, कुछ इस चीजों के ऊपर हम आपको ये करके दे देंगे। दैट इज द कस्टमाइजेशन बिजनेस, कि आप आपकी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज करके देंगे। अगेन यहाँ प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, आप अपनी मर्जी का प्रॉफिट ले सकते हो। आपकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत अच्छी होती है कि एक रिकरिंग कस्टमर आपके पास आता है, एक बंदा खुश हो गया तो आपके पास बार बार आएगा। ठीक है, बुरी चीज क्या है, मुश्किल होगा, प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे बहुत। ठीक है, वरना अबाया आसानी से भी हो सकता है। आपने बोला कि भाई मैं 2 साइजेस में बनाऊंगा, मीडियम और लार्ज, बिठा दिया बना, इस कलर के अंदर बनाऊंगा, कलर भी आपकी मर्जी का नहीं है, इस डिजाइन में बनाऊंगा। ठीक है, आपने अपनी 40 बंदों की टीम बनाई, भाई ये चीजें बनाते जाओ आंखें बंद करके। ठीक है, आपने बस बेचने वालों को बोला भाई यही बेच रहा हूँ, आसान हो गया, किसी की वो पूरा डेटा मैनेजमेंट वगैरह की करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। ठीक है, अब गुल अहमद कस्टमाइज नहीं करता, न सना सफीनाज, इस तरह के जितने ब्रांड हैं, आप बोलते हैं भाई हमारे ये डिजाइन है, ये प्रिंट्स हैं, ये है, इनमें से ले लो, हमने यही बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कस्टमाइजेशन हो गया रिकरिंग, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेन आप सोचो कि आप मैट्रेस लेने जा रहे हो, ठीक है, अपने पलंग का एक मैट्रेस लेने जा रहे हो, आपने आज लिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कब लोगे? आपको पता है वो खराब होने में 30, 40, 50 साल तक है। ठीक है, आपके अम्मा अब्बा की शादी को अभी तक पड़ा हुआ होगा, ऐसा ही है। तो इसके अंदर क्या चीज नहीं है कि रिकर नहीं हो रहा, एक बार ले लिया तो वो सालों चल रहा। उसके मुकाबले में आप कोई और दूसरी प्रोडक्ट उठाकर देखो, जैसे सपोज हेड एंड शोल्डर। अब जो हेड एंड शोल्डर है उसको तो रोज हेड एंड शोल्डर चाहिए, उसने रोज नहाना है, या हमारे जैसा होगा तो शायद 2 हफ्ते में एक बार चाहिए। ठीक है, तो या फिर कोई खाने की प्रोडक्ट है तो उसको रोज चाहिए। ठीक है, कपड़े हैं तो कपड़े कम से कम हमारे जैसा भी बंदा हो तो 2 महीने का एक जोड़ा, साल के 6 जोड़े तो चाहिए। जो ईद को वो 2 बना देगा, 2 अगली ईद को बना देगा, और 2 पूरे साल में कभी बना लेगा। तो ये लड़कों की बात है, लड़कियों को तो हर महीने 3 चाहिए। ठीक है, तो साल के कितने चाहिए? 36 जोड़े। तो ये क्या है? रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा है जो कि रिकरिंग है, बार बार रिपीट होता है, कस्टमर्स को बार बार चाहिए, महीने में 2 चाहिए, रोज 1 चाहिए, 2 महीने में 1 चाहिए, तो वो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बिजनेस क्रिएट करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके ऑपोजिट बिजनेस ऐसे आते हैं जो जरूरत बहुत कम पड़ती है लेकिन उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैट्रेसेस हैं, बहुत मार्जिन है। इससे भी बड़ी चीज है रियल एस्टेट। अब मकान तो बंदा जिंदगी में एक बंदा एक ही बार खरीदता है, लेकिन जो रियल एस्टेट वाला होता है वो उसी पे 7, 8, 10 लाख रुपए कमा लेता है, बड़ी करोड़ वाली डील के ऊपर। वो बोलता है बस सही है, वापस ना आए, ठीक है, मैंने 10 साल में इससे कमाना था वो मैंने एक ही बार में कमा लिया। ठीक है, या तो अगर रिकर नहीं हो रहा तो फिर मार्जिन बहुत ज्यादा हो, अगर मार्जिन नहीं है तो फिर इसका मतलब फिर रिकर, फिर वो तो महीने में उसको 1-2 बार जरूरत पड़े, वो बार बार आपसे आए, वापस ले आए। ठीक है, आप इम्तियाज का बिजनेस देखो, अब इम्तियाज के कस्टमर ने उसके पास महीने में 1 बार तो आना ही है, क्योंकि उसको पता है ये सारी चीजों की जरूरत उसको हर महीने पड़नी है। मसाला हो गया, आटा, चावल, दाल, ये हर महीने वो बड़ी शॉपिंग करने आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट रिकर है या नहीं है। शूज रिकर है कि नहीं है, तो शूज की जरूरत साल में 2, 3, 4 शूज तो लेगा। अगर वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हमारी तरह भी है तो इतने तो लेगा, 2-3 तो जाएगा ना। ठीक है, तो एक एटलीस्ट जाएगा, वरना जो जॉब करने वाले हैं या फिर कोई ऑफिस जॉब करने वाले हैं उनको तो चाहिए यार, 2 से 3 महीने चाहिए, तो ये भी रिकर होगा। ठीक है, तो और लड़कों में खासकर मैंने ये बात देखी है, और खास तौर पर अगर आपकी मार्केट 25 से ऊपर वाली है ना, तो फिर तो आपके लिए कि एक बार कस्टमर आपका बन जाए ना तो बहुत मुश्किल ही छोड़ के जाता है। जो नौजवान होते हैं ना, मतलब 15 से 25 साल है, तो ये क्या होता है, आसानी से इधर से उधर चले जाते हैं, आज इससे ले लेते हैं, छोड़ो वहां से ले लेते हैं। लेकिन जो 25 से ऊपर वाले जाते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। यार शूज ले रहा हूँ, यहाँ से सही आते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं इसी से लेता हुआ, तो कौन रिस्क लेगा, उसको पता नहीं अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, वो ले रहा है, सालों से उसी से ले रहा है। मुझे याद है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ
पिछले 8 से 10 साल से पिज्जा एक ही जगह से खा रहा हूं, एक ही जगह से 8 से 10 साल हो गए। जब भी पिज्जा खाना है वहीं से खाना है बस। हमें वो बस वो मौत लगती है, बस सही अच्छा मिल रहा है और कहाँ जाए। ठीक है, तो अगर आपकी मार्केट ऐसी बन जाती है जो सालों से आपसे ही हो रही है, क्या चाहिए? ऐसे 10,000 कस्टमर 5,000 कस्टमर भी बन जाते हैं जो हर महीने 2 महीने में वापस आपके पास आते हैं, तो बस आपके बिजनेस को भी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बैठ के कमाओगे आप लाखों रुपए। बस वही है कि जो चीज कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करना है। आगे फ्यूचर फोरकास्ट। फ्यूचर फोरकास्ट में ये है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज की है, क्या वो आगे फ्यूचर के अंदर उसका कोई फ्यूचर लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो ऐसी कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जो फ्यूचर में खत्म होने वाले है। और आप जस्ट सपोज कि आज मैं अगर टैबलेट का बिजनेस करूं, टैबलेट कौन सा वाला, वो जो आपने देखा है, एक सेलफोन होता है, एक लैपटॉप होता है, एक बीच में होता है टैबलेट। ठीक है, तो मैं उसकी फ्यूचर को देखूंगा डेटा की बुनियाद के ऊपर, तो मुझे पता चलेगा कि 2018 के बाद में लोगों ने टैबलेट लेना ही छोड़ दिए। बहुत छोटी सी मार्केट है, बीच में एक बूम आया, लोगों ने टैबलेट लिए, लेकिन लोग कोई खास मुतमईन नहीं हुए। मोबाइल मार्केट बढ़ती चली गई, टैबलेट मार्केट खत्म ही होती चली गई। इवन के जो बड़े ब्रांड्स हैं एप्पल वगैरह, उन्होंने भी टैबलेट बनाना छोड़ दिए। तो अगर मैं आज टैबलेट लेकर आ रहा हूँ, सैमसंग बना रहा था उसने छोड़ दिया, डेनी बना रहा था उसने छोड़ दिया, पता नहीं कितने आज छोड़ दिए उन्होंने। मैं टैबलेट लेके आऊंगा तो भाई आगे फ्यूचर लग ही नहीं रहा, तो मैं ऐसा ब्रांड क्यों उठाऊं जिसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। ठीक है, आज मैं बोलूंगा सीडी बेचूंगा, सीडी दौड़ गया, अब आगे देखना है। तो ये देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ आगे का फ्यूचर है भी कि नहीं। ये तो नहीं है कि आगे कोई ले ही नहीं रहा। ठीक है, आगे आते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जो भी आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हो उसका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। आपके बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्ट में जो मैं यूनिकनेस बता चुका हूं हो, या तो आपकी किसी सर्विस में यूनिकनेस हो। ठीक है, अब आए कि उसने बताया आप यूनिक का दवा बेच रहे हो, आप खुद उनकी मर्जी का बेचते हो। ठीक है, या तो आप बोल दोगे मैं सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी देता हूं, 2 दिन में आपके घर होगा। बाकी आप किसी से भी लोगे वो 5-6 दिन ले लेंगे, मेरे से लोगे 2 दिन में घर, गारंटीड। आप और अपनी सर्विस बना सकते हो कि भाई क्वालिटी वाइज कुछ भी, बस आपका कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए। वो प्राइस भी हो सकता है कि आप अच्छी प्राइसेस पे बेचते हो, तो आपको भी ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको उस चीज से पहचानेंगे, भाई इस चीज में इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये चीज परफेक्ट है। तो ये आपको देखना पड़ता है। बहरहाल अभी तक जो हमने पढ़ा है इसी तक हम लोग वो रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं। अब तक जो हमने पढ़ा है, एक तो बिजनेसेस 2 तरह के होते हैं, B2B होता है, B2C होता है। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस बेच रहे हो या तो बिजनेस टू कस्टमर बेच रहे हो, आपको ये देखना पड़ता है कि आप कहाँ डील करने वाले हो। या तो आप कस्टमर्स को डायरेक्टली बेच रहे हो या तो आप किसी और बिजनेसेस को जाकर बेच रहे हो। सेकंड चीज, आप ऑनलाइन हो तो 3 तरह की चीजें हैं, या तो आप किसी मार्केट प्लेस पे बेच रहे होगे, या तो फिर आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे बेच रहे होगे, खुद गली में जाकर पहुंच रहे होगे, या तो फिर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के बेच रहे होगे। आपने क्या करना है इसके अंदर मैं ये बता दूं, सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाला जो रास्ता है ना वो ये बीच वाला, लोगों तक खुद पहुंचने वाला। ठीक है, मार्केट प्लेस वाला पाकिस्तान की हद तक बहुत बुरा है। दराज में पैसे बनते हैं, मैंने बनाए भी हैं, लेकिन इतने नहीं। दराज बात में ना 2 बार देने लग जाता है अपने सेलर्स को, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता। तो इस वजह से ये वाला तरीका जब से आए हैं अन्य वापस आए। फिर आते हैं, हमें पता है कि भाई किसी भी बिजनेस के लिए कैटेगरी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। किसी एक नीश में जो बिजनेस करेंगे वही सबसे बेस्ट है। हम ऐसा नहीं हो सकता एक ही बिजनेस घड़ियां भी बेच रहा है, वॉलेट भी बेच रहा है, कपड़े भी बेच रहा है, जूते भी बेच रहा है, ग्लासेस भी बेच रहा है, कैप्स भी बेच रहा है, सभी चीजें बेच रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगली चीज ये है कि भाई अब हमने देखना है कि जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर 2-3 चीजें देखनी, 2-3 दिन में काफी सारी चीजें, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक बताया ही नहीं है। भाई आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगी तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जिस तरह मैंने मछली बताया, अब मछली ने 4 दिन में खराब हो जाना है, 4 दिन में क्या घंटों में खराब हो जाना है अगर आप बर्फ के बगैर रखोगे। ठीक है, अब इस चीज को आप लाहौर कैसे बेचोगे,
तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी चिकन की प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उसको किस तरह बेचोगे, डिलीवर करोगे। अच्छा, इस तरह प्रोडक्ट कॉस्ट को आपको लेना है, कलर वेरिएशन साइजेस लेना है, यूनिक है कि नहीं, इजी टू डिलीवर होती है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कस्टमाइजेशन खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते, रिकरिंग है कि नहीं, बार बार बिकती है कि नहीं, फ्यूचर में उसकी क्या प्रोस्पेक्ट है, उसके अंदर आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पिछली अगली क्लास वाले बच्चे भी हैं, ये सारे बैठे हुए, आप लोग भी बेटा थोड़ा सा देख लो, एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, इनको भी दिखा दूँ, आप भी साथ देखो ताकि आपको अलग से दिखाने की जरूरत ना पड़े। ये पूरी बिजनेस का आप एक मॉडल देख लो। तेरी माँ